क्या मिलता है लोगों को ट्रैवलिंग करने से? फिल टावर में फ्रांस के नीचे फोटो खिंचाना, और जैसे अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बोले तो उसके कारण टोमेटो टीना फेस्टिवल के इतना। कौन सा बेस्ट प्लेस है जो आपने घूमा है? मतलब इंडिया इतना ब्यूटीफुल है, इंडिया में इतना कुछ है देखने के लिए। आप कश्मीर चले जाओ, बर्फ गिर रही है। राजस्थान चले जाओ, डेजर्ट है। साउथ चले जाओ, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो कल्चर ही अलग है, मॉन्क्स दिख रहे हैं। मेजरली स्विट्जरलैंड हार्ट ऑफ यूरोप है। जिनके पास भी 4-5 लाख 3 से 5 लाख का बजट है, उनकी पहली चॉइस वही रहती है कि स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाना है। उसके बाद वहाँ की सबसे जो खतरनाक ट्रेन है, एक ऑरेंज ट्रैक है। अच्छा, वहाँ पे जो ट्रेन चलती है वो सबसे खतरनाक है। न्यूयॉर्क में मतलब इतना सेफ्टी इश्यूज है कि आप अगर एक दुकान से कोई बड़ा प्रोडक्ट लेके भी निकलते हो तो आपको सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बर्लिन की ऐसी पार्टीज देखी है मैंने कि वहाँ पे एक पार्टी होती है बर्लिन में, बर्गेन नाम से। शिकागो की ट्रेन में आपको जो देखने मिल सकता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। अच्छा। और उनका जो टैग लाइन है फ्लोरिडा का, जो लोग बोलते हैं कि फ्लोरिडियंस बोलते हैं कि इफ यू हैव मनी वी नो हाउ टू स्पेंड इट। इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों को खास तब उनको एक बाहर का ट्रिप प्लान करके खुद भेजना चाहिए। थाईलैंड को हम लोग बड़ा स्टीरियोटाइप करते हैं। वी थॉट कि वो प्लेजर ट्रिप ही होता है। उसके अलावा क्या है थाईलैंड में? जो आदमी ट्रैवल नहीं करता काफी बड़ा समझता है अपने आप को छोटी जगह में। भार्गव भाई, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त था, मेरे को मजा आ गया। और आप थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को शो में बुलाया। थैंक्स वेरी मच। आप कितने कंट्रीज ट्रैवल किए हैं अभी तक? मैंने अभी तक तो काफी कंट्रीज ट्रैवल कर रही है, अराउंड 50 तो हो ही गई होगी। 50 कंट्री प्लस मैं 4 देशों में रहा भी हूँ। हाँ, उसमें से इंडिया भी एक है। 4 देश में रहे हैं। इंडिया, सिंगापुर में 2 साल जितना रहा। दुबई में 2 साल जितना रहा। अच्छा। जिस टाइम पे मैंने गल्फ ट्रैवल किया और सिंगापुर में था तब मैंने साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल किया। और उसके बाद मैं यूएस में था अभी, तो नॉर्थ अमेरिका में था मैं। ओके। तो अमेरिका भी काफी ट्रैवल हो गया। तो यूएस में भी आप यूएस में कितना समय आपने? मैं अराउंड 1.5 साल जितना था वहाँ पे। वाह, वंडरफुल। ये आप इसके साथ साथ आपने बहुत सारे कंट्रीज घूमा भी हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जिस देश में, मेरा घूमने का तरीका ऐसा है कि मैं 10 दिन का ट्रिप प्लान नहीं कर सकता। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे को अगर कोई देश जाना है तो मैं वहाँ पे रहना पसंद करता हूँ। फिर कि मतलब मैं लंबा टाइम ही 1-1.5 साल ही रुक जाऊँ वहीं पे, ताकि मैं नियर बाय पूरे देश घूम लूँ, पूरे उनके कल्चर में घुस जाऊँ, वहाँ के दोस्त बना लूँ और वहाँ के मतलब अलग लोगों से मिलूँ। तो मेरा घूमने का तरीका थोड़ा अलग है। और भार्गव भाई, आपका जो पैशन है वो प्रोफेशन भी है। यू आर अ लग्जरी ट्रैवल एडवाइजर। ये क्या होता है लग्जरी ट्रैवल एडवाइजर? मेरा ये है कि लोगों को अच्छे एक्सपीरियंसेस दूं मैं। कि मेरा जो मेजर क्लाइंटल है वो हनीमूनर्स है, फैमिली ट्रैवल है। तो कई लोग के ड्रीम रहते हैं कि नहीं यार, अब इतनी मेहनत की है, हमको स्विट्जरलैंड देखना है। क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ में हम चाहते क्या है, दुनिया में आए, दुनिया देखना चाहते हैं। अब ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए जो आपको दुनिया बेहतरीन तरीके से दिखा सकता है, तो वही टैलेंट है मेरे अंदर बस। ओके। मैं ना सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल बेस्ड बातें करेंगे माइंड पर, कि आखिर लोग घूमते क्यों हैं। मतलब क्योंकि देखा जाए लोग तो आजकल EMI ले लेकर घूम रहे हैं, है ना। अपने मतलब ट्रैवलिंग एक गोल हो गया। पहले अगर हम 10-20 साल पहले जाएं तो लोगों का घर बनाना, बच्चों को पढ़ाई करवाना, ये गोल होता था। आज के लाइफ गोल में ट्रैवलिंग भी बहुत बड़ी गोल हो गई है और लोग फॉरेन और बहुत कंट्रीज घूमना चाह रहे हैं। वो बहुत ज्यादा फ्यूचर सेविंग के लिए नहीं जा रहे। तो आप जो अपने इंडस्ट्री में देखे हैं उसके एक्सपीरियंस से बताइए कि व्हाई डू पीपल वांट टू ट्रैवल। हो क्या गया है कि पहले का ट्रेडिशन अलग था। जैसे अपने दादा परदादा ये लोग अपनी मैक्सिमम इनकम सेव करते थे अपने बुढ़ापे के लिए, बट अब ट्रेंड बदल गए। अच्छा। अब लोग 90% खर्चे कर देते हैं और 10% सेव करते हैं। उसमें इंस्टाग्राम आ गया है, लोगों को कल्चर देखना है, लोगों को स्टोरीज देखना है, और ट्रेंड में आ गया है ट्रैवल एकदम। ये कुछ 10 साल में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट। ये $1 बिलियन से $1 ट्रिलियन जाने वाली इंडस्ट्री हो गई है। हाँ, तो ये काफी फर्क पड़ा है और लोगों को अलग अलग कल्चर देखना, अलग अलग लोगों से मिलना, ये सब अब इंटरेस्ट करने लग गया है। ओके। तो पहले मेरे जैसे कुछ थे, अब मेरे जैसे हजारों हैं। तो वैसा हो गया। क्या मिलता है लोगों को ट्रैवलिंग करने से? मतलब वो क्या चीजें हैं? मतलब एक तो मैंने अगर ट्रैवलिंग बात करूँ तो मेरे दिमाग में आता है वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का उड़े
एक्सपीरियंस सबसे बड़ा पार्ट है ट्रैवलिंग का। लोग जो घूमना चाहते हैं वो एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं दूसरी जगह को, कि वहाँ के लोग कैसे हैं वहाँ की, क्योंकि ज्योग्राफी में आप बचपन से पढ़ रहे हो। जैसे अपनी भी अभी इंटरव्यू के पहले बात हुई, मसाई मारा का नाम लिए थे कि अफ्रीका में मुझे मसाई मारा बहुत पसंद है। तो मसाई मारा जैसे आपने पढ़ा है तो वो एक दिमाग में आपके कहीं कोने में है ही कि आज नहीं तो कल अगर मेरे को देखना है तो मैं मसाई मारा देखना चाहूंगा। वो विंटर बीस्ट का माइग्रेशन जो होता है तो वो आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे, वाइल्ड क्रोकोडाइल्स देखना चाहोगे। तो वो अब लोगों के दिमाग में रहता है, बट दे वांट टू एक्सपीरियंस इट इन रियल लाइफ, राइट? सो दैट्स व्हाई पीपल ट्रैवल, आई गेस। आप तो क्योंकि आप ट्रैवल एडवाइजर भी हैं, आजकल किस टाइप का ज़्यादा ट्रेंड पर है? कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा एक्साइट कर रहा है लोगों को, और कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा एक्साइट करती हैं आजकल? उसमें टाइप टू टाइप है। जैसे मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम लोग हैं, दे आर ट्रैवलिंग फॉर स्टोरीज। ओके, दे आर ट्रैवलिंग टू शो पीपल दैट व्हाट दे कैन एक्सपीरियंस, व्हाट दे आर केपेबल ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो अब जैसे पहले था, फ्रांस इतना ट्रेंड नहीं करता था, बट अब एफिल टावर में फ्रांस के नीचे फोटो खिंचाना, और जैसे अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बोले तो उसके कारण टोमेटो टीना फेस्टिवल के इतना क्लाइंटल आ गया कि लोग, तो आपके पास लोग आते हैं क्वेरी करने की वहां जाने के लिए कि स्पेन में जाना है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखिए वो टमाटर वाली होली खेलनी है, आप बताओ कैसे करते हैं। तो वो उसके काफी टमाटर वाली होली, वो टमाटर वाली होली है अपने लिए। सही है, तो ये तो बढ़िया है। ये जो है सोलो ट्रैवल का भी आजकल बहुत ज़्यादा कल्चर है ना, उसके बारे में क्या लोग किस टाइप का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं उसमें? अब जो फ्यूचर है जो मैं देखता हूँ सोलो ट्रैवल का, क्योंकि मैं खुद सोलो ट्रैवल बड़ा एंजॉय करता हूँ। मेरा ऐसा है कि हर 3 महीने में मैं बैकपैक करता हूँ और कोई भलते देश निकल जाता हूँ जहाँ 15-20 दिन तक मैं घूमता हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरा जो काम है वो मैं एक लैपटॉप से भी हैंडल कर लेता हूँ कि मेरे को आइटनरीज बनानी है, मेरे को लोगों के प्लान्स करने हैं, और उसके लिए टीम है बैक एंड, तो मेरे को बस फॉरवर्ड करना है और मैनेज करना है। कौन सा बेस्ट प्लेस है जो आपने घूमा है? मतलब इतना सारा घूमा है, लेकिन मैं बोलूं फट से कि टॉप 1 प्लेस बताइए। ऐसी एक भी नहीं, मेरे को हर देश पसंद है, हर देश के लोग पसंद है। मेरे अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे, बुरे भी रहे। अच्छा, हाँ, बट मुझे तो मतलब ऐसी कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं की मैं बोलूँ। इंडिया इतना ब्यूटीफुल है, इंडिया में इतना कुछ है देखने के लिए। आप कश्मीर चले जाओ, बर्फ गिर रही है, राजस्थान चले जाओ, डेजर्ट है, साउथ चले जाओ, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो कल्चर ही अलग है, मॉन्क्स दिख रहे हैं आपको। ओके, तो ये सब चीज का मिक्स है एक साथ। ओके, यूरोप बहुत जाते हैं ना लोग? हाँ। क्या है वहाँ पे यूरोप में? यूरोप मेजरली स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा हार्ट ऑफ यूरोप है। हाँ। तो वो उनका सबसे मेजर डेस्टिनेशन है, थैंक्स टू यश राज। अच्छा। जिन्होंने शाहरुख खान को वहाँ दौड़ा के उसका टूरिज्म प्रमोट कर दिया है। अच्छा। अब हर किसी का सपना है कि भाई स्विट्जरलैंड, तो एक बार हनीमून पे स्विट्जरलैंड ही जाना है। अच्छा। जिनके पास भी 4-5 लाख, 3 से 5 लाख का बजट है, उनकी पहली चॉइस वही रहती है कि स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाना है। 3 से 5 लाख में हो जाएगा? 3 से 5 लाख में पर कपल हो जाता है स्विट्जरलैंड। हो जाता है, वीजा, फ्लाइट सब इंक्लूड करके हो जाता है। एंड दैट्स द वन थिंग अबाउट यूरोप। और क्या है वहाँ पे? यूरोप में फिर जर्मनी आ जाता है। अच्छा। रिच हिस्ट्री। ओके। अगर अपन उसकी हिस्ट्री बुक्स में अपन ने इतने किस्से पढ़े हुए हैं, हिटलर, वहाँ के वर्ल्ड वॉर 2 पूरा वहाँ का, तो ये सब बड़ा। और अब तो बर्लिन आ गया है। बर्लिन की ऐसी पार्टीज देखी है मैंने कि वहाँ पे एक पार्टी होती है बर्लिन में, बर्गेन नाम से, ओके, जिसके अंदर मैं 3 बार ट्राई किया, मुझे एंट्री नहीं मिली। मेरे दोस्तों को मिल गई, बट मुझे एंट्री नहीं मिली। अच्छा। क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही क्या नाम है पार्टी का? बर्गेन नाम से क्लब है। अच्छा, एक टुमारोलैंड वगैरह भी तो मैंने टुमारोलैंड बेल्जियम में होता है। बेल्जियम में होता है वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। देखा है आपने? EDM होती है। मैं विजिट नहीं गया हूँ, बट हाँ मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक दिन जाऊंगा वो भी। अच्छा। बट हाँ, उसके भी पैकेजेस हैं अपने पास। अच्छा। बट हम सेल तो करते ही हैं, बट जाना एक बार उसको एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि वो बहुत लार्जर देन लाइफ है। बट इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। ओके। अगर जैसे मैं आपको वो बताऊं, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पार्टीज है जो इंडियंस को बहुत कम पता है, टुमारोलैंड यहाँ बड़ा कॉमन हो गया है। बट जो एक पार्टी है जो US में होती है, जिसका नाम है बर्निंग मैन। ओके, वो भी बड़ा, मतलब टुमारोलैंड के भी ऊपर है वो। अच्छा, क्या रहता है वहाँ, थोड़ा बताइएगा वहाँ के? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि लोग दुनिया भर से आते हैं और एक बर्निंग मैन का स्टैचू रहता है। ओके। जैसे अपना दशहरा रहता है, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। अच्छा। कि वो रावण जलाते हैं, वैसा कुछ बर्निंग मैन का करते हैं वो। तो वो एक बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाता है उस टाइम पे अमेरिका। तो वो मेरा जाना हो नहीं पाया वहाँ पे। मैं जाने वाला था, मेरी टिकट्स बुक थी, बट मेरा काम के चक्कर में मैं बोला यार इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया। ओके। US में आप कहाँ पर थे? मैं शिकागो में था। शिकागो में था। शिकागो नेक्स्ट लेवल है। आपने बैटमैन देखी होगी, गौतम सिटी। वो गौतम सिटी जो है वो इमेज है शिकागो शहर का। ओके। येलो कलर की बसें, वैसी खतरनाक ट्रेनें,
और हमेशा स्नो ही रहता है क्या शिकागो? -30 तक चला जाता है वो। ओह हाँ, तो ठंड का तो भारी जबरदस्त है। मैंने मतलब समुंदर देखे पूरे आइस में कवर्ड शिकागो में। तो वहाँ की विंटर, वहाँ का क्रिसमस बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त डेकोरेशन होता है। उसके बाद क्राइम भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक किस्सा बता देता हूँ मैं। मैंने गया था नया, तो मैं नया गया था, एक मैं पेट्रोल पंप से 7-Eleven रहते पेट्रोल पंप में, तो मैं वहाँ से कुछ एक डील थी अच्छी, $6 में मुझे डोनट्स और ये सब मिल रहा था, तो मैंने लिया और मैं उसके बाहर निकला तो 3-4 वहाँ के ब्लैक्स थे, तो वो एकदम से आ गए। अब वो इंडियंस के लिए थोड़ा रहता है, पता नहीं क्या रहता है, बट गए। अब ऐसे हर कोई बुरा नहीं है ब्लैक्स में भी, बट कुछ रहते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं ना। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, अब वो रोके उसने, और उसने बोला कि give me some cash. मैं बोला I don't have much cash, I'm not carrying cash right now, I am using my phone itself. तो वो बोले you Indians, you come to our country, you are making money and you don't have cash for us. मैं बोला हाँ यार, बात तो सही है कि मैं इनके देश में आके पैसे कमा रहा हूँ, मुझे देना तो चाहिए इनको कुछ। तो फिर मैं निकाल के जो भी $10 थे, उसके बाद से मैंने आदत ही बना ली खैर कि $10 रखने हैं। उसके बाद वहाँ की सबसे जो खतरनाक ट्रेन है, एक ऑरेंज ट्रैक है, अच्छा, वहाँ पे जो ट्रेन चलती है वो सबसे खतरनाक है। खतरनाक मतलब आपको ट्रेन के अंदर वीड लीगल है शिकागो में, वीड लीगल है, ड्रग्स आपको बहुत नॉर्मल है वहाँ पे। लोग हाई होकर ट्रेन में बैठे हुए हैं, म्यूजिक चल रहा है और अति हालत में दिख सकते हैं। और यूएस के अंदर ये भी है कि इतना फ्रीडम है कि लोग कंधे में सांप लटकाए घूम रहे हैं, अजगर, और मतलब फ्रीडम बहुत ज्यादा है। तो ट्रेन के अंदर आपको मोर अबाउट शिकागो की यूएस में कहीं पर भी, यूएस इन जनरल, न्यूयॉर्क का हाइप है। अब ऐसे बोलोगे ना यूएस में न्यूयॉर्क इतना नाम है, न्यूयॉर्क मुझे उतना पसंद नहीं आया। मैं न्यूयॉर्क रहा 7-8 दिन, बट उससे अच्छा मेरे को न्यू जर्सी थोड़ा काम और रिलैक्स्ड है। न्यूयॉर्क का हाइप है, न्यूयॉर्क में मतलब इतना सेफ्टी इश्यूज है कि आप अगर एक दुकान से कोई बड़ा प्रोडक्ट लेके भी निकलते हो तो आपको सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कि कई दुकानें ऐसी हैं कि अगर आप उनसे अच्छे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, जैसे जूते हैं, वहाँ पे एक शू का ब्रांड है, नाम नहीं ले सकते, बट वो शू का ब्रांड जो है उसके अंदर बोलते हैं कि 70-80 लाख 1-1 करोड़ के जूते हैं। तो वो जूते की शॉप से अगर आप निकल भी रहे हो तो आपको 4 सिक्योरिटी शू वाले शू के ओनर देते हैं कि भैया हम आपको कार तक छोड़ के आएंगे, वहां तक की जिम्मेदारी हमारी, कि भाई आप बाहर निकलो और कोई लूट ना ले आपको। तो वो सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है यूएस के अंदर, क्योंकि गन वायलेंस बहुत ज्यादा है। हम शिकागो की बात कर रहे थे, वो ट्रेन वाला। शिकागो की ट्रेन में आपको जो देखने मिल सकता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि लोग हाई रहते हैं, तो उनको भी पता नहीं रहता वो कर क्या रहे हैं। मैंने लोगों को बिना पैंट के ट्रेन में घूमते हुए देख लिया वहाँ पे, तो मेरे को इंडिया बड़ा सेफ लगने लगा तब से। अब मेरे को कोई गन वन दिखाता है, चक्कू दिखाता है, तो मैं न्यूज पढ़ता हूँ कि हाँ ये हो रहा है, लगता है ये तो बहुत चाइल्डिश न्यूज है, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हो अब। तो वो है। उसके बाद एक और मजे की बात बताता हूँ कि मैं जब शिकागो गया तो शिकागो के पास एक जगह है मिलवॉकी। मिलवॉकी के मेरा रहना चालू हो गया वहाँ पे। तो मैं रहता था वहाँ पे, तो मुझे अपार्टमेंट्स देख रहा था मैं, मेरा होटल अकोमोडेशन था, बट मैं अपार्टमेंट्स देखा नियर बाय। तो मुझे एक अपार्टमेंट मिला बहुत कम रेंट में, मतलब जो उसका प्राइस वैल्यू था 3 BHK का, वो मुझे मिल रहा था बहुत ही कम। मतलब अगर $5,000-4,000 चल रहा है तो वो मुझे मिल रहा था 1500-1200 कुछ में। तो मैं बोला ये तो अच्छी डील मिल रही है, अच्छा मस्त फ्लैट मिल रहा है, मैं ले लिया। उसके बाद मेरी आदत है कि मैं हाउस पार्टीज के लिए इनवाइट करता हूँ मेरे दोस्तों को कि आओ साथ में पार्टी करते हैं अपन। तो मैंने एक बार इनवाइट किया, तो मेरे अमेरिकन दोस्त कोई आए नहीं, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या बात हुई, अपन इन्वाइट कर रहे हैं कि क्या पता शायद मैं बाहर से हूँ इसीलिए लोग मेरे को ऐसा नेगलेक्ट कर रहे हैं ना। तो मेरी बात हुई उनसे कि भाई क्या रीज़न है। उसमें मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, तो मैं उसको बोला कि यार तू आ, ये क्या सीन है ऐसा। तो उसने मेरे को बताया कि वो जो फ्लैट मैंने लिया था उसके जस्ट 3 गली छोड़ के जेफरी डैमर रहता था। बोला जेफरी डैमर कौन है? जेफरी डैमर मैंने जब गूगल में सर्च किया तो वो ये अमेरिका का टॉप 3 सीरियल किलर्स में आता है, जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स में 4-5 सीरीज है कि वो इतना खतरनाक मर्डरर था। और उसके नाम से अभी भी मिलवॉकी में काफ़ी हॉन्टेड चीज़ें हैं। उनके जो अपार्टमेंट है, खैर अब तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया अपार्टमेंट को, बट ही वॉज वेरी ह्यूज नेम ऑन दोज डेज। तो वो बहुत ज़्यादा वैसा था, इसलिए मेरे को फ्लैट सस्ते में मिल गया था। जब मेरे को पता था ना, मैं बोला यार मैं नहीं रह सकता इधर, क्योंकि वो रात दिन मेरे को जेफरी डैमर ही दिखता रहेगा। मैंने उनकी सीरीज देखी, पूरी नेटफ्लिक्स पे है, तो मैं सजेस्ट भी करूंगा अगर किसी को देखनी हो तो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है वो, कि अगर उनको साइकोपैथ और ये सब की सीरीज लोगों को पसंद आती है तो देखना चाहिए उनको। हाँ, हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं लेकिन शुरू में आपने डरा दिया। लेकिन जैसे कि फिर भी अगर यू हैव लिव्ड इन सिंगापुर, दुबई एंड ये बेस्ट इसमें से कौन है जो जिसमें अगर आप बोलोगे अपार्ट फ्रॉम इंडिया अगर आप सेटल होने का अगर आप सोचेंगे, सो व्हिच इज द बेस्ट? देखो सिंगापुर की मुझे बैंकिंग बहुत अच्छी लगी, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। ओके।
दुबई में सेफ्टी बहुत अच्छी लगी, लग्जरी बहुत है। यूएस में पैसा बहुत है, बाकी कुछ हो हो। अच्छा, तो वो है, सैलरी बहुत ज्यादा है यूएस में कंपैरेटिवली। हाँ, बट वहाँ तो एक्सपेंस भी उतना ही रहता है कहते हैं ना, लाइक कैन वी सेव इट और नॉट मनी, कर यू सकते कैन हैं सेव गुड मनी वहाँ पर। मतलब आपके पास इतनी सारी स्ट्रीम्स हो जाती है पैसे कमाने के लिए। अच्छा, कि अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप उबर ही चला लो। क्या डिफरेंट है लाइक कुछ माइंडसेट में, लाइक व्हाई दैट कंट्री हैज बिकम सो पावरफुल, और वहाँ के लोग इतने पैसे कैसे कमा लिए? जीडीपी मेरे ख्याल से 40 गुना ज्यादा है इंडिया से। सॉरी, जीडीपी नहीं, पर कैपिटा मतलब लोग 40 गुना ज्यादा कमा रहे हैं इंडिया से। तो पहला तो देखो उनकी गवर्नमेंट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट करते हैं, मतलब जो उनका सिस्टम बना हुआ है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। अगर मुझे आज बिजनेस करना है, मैं आज बैंक के बाहर खड़े हो जाऊंगा, वो मेरे को इतने पैसे दे देंगे कि मैं 4 पेट्रोल पंप खरीद लूंगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ऐसी सपोर्टिव है। सेकेंडली, जो मैंने अमेरिकन के अंदर देखा, जो उनकी आदतें मैंने सीखी कि वो आपको 4 बजे तक वो पार्टी करेंगे, बट वो सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस भी जाते हुए दिख जाएंगे। अपने यहाँ के लड़कों में वो चीज़ की बड़ी कमी है कि वो 4 बजे तक पार्टी कर लें तो वो 4 बजे दोपहर के ही बाद दिखेंगे। तो ये फर्क है। उनके अंदर वो पार्टी करते हैं और बहुत डिसिप्लिन में पार्टी करते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूसेंस फैला रहे हैं। वो बहुत मतलब, और फैमिली पूरी साथ में करती, तो भी वो बहुत अच्छे हैं। मतलब इन जनरल अमेरिकन्स आर वेरी गुड, और खासकर जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं, उस कारण में मैं तो यूएस गया तो मुझे क्रिश्चियनिटी के अंदर कितना पता चला कि यार ये तो बड़ा भारी, मतलब धर्म के बारे में बहुत रिलीजन, अच्छा बड़ा रिलीजन है, बहुत सारे सेक्ट्स हैं अंदर में, कि मॉर्मन्स अलग टाइप के क्रिश्चियन होते हैं जो बहुत बड़े कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस होते हैं, उसके बाद बहुत अलग अलग वैरायटी के। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरा यूएस का स्टे, तो काफी कुछ देखने मिला। यूएस के बारे में हमने ये भी सोचते हैं, सोसाइटी काफी लिबरल है, बहुत लाइक फ्री सेक्स अवेलेबल है, ये है, तो वो सब का क्या है? मतलब भाई दैट इज अनदर रीजन हमारे लोग वो है कि स्ट्रिप क्लब्स वहाँ यूएस के बड़े फेमस हैं, और अपन कई सारी हॉलीवुड मूवीज में भी देखते हैं कि कैसा है। तो जो फ्लोरिडा नाम का जो शहर है ना, जो बड़ा पॉपुलर है, मायामी, फ्लोरिडा के अंदर आता है मायामी, जो कॉर्नर है साउथ अमेरिका का, कॉर्नर मतलब एकदम साउथ अमेरिका कंसीडर नहीं कर सकते अपन, अमेरिका के अंदर सदर्न पार्ट यहाँ पे आता है ना। मैं गया था बाय रोड शिकागो से मायामी, ओके, तो बढ़िया जॉर्जिया और ये सब अटलांटा देखते हुए। तो वहाँ पे जो मायामी है, मायामी के स्ट्रिप क्लब इतने नेक्स्ट लेवल है कि मतलब मैं ऐसे तो ओपनली बता भी नहीं सकता कि आप क्या कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपन, बट काफी ह्यूज, काफी मतलब मैंने तो उतने क्राउड भी नहीं देखे थे कभी। अच्छा। और उनका जो टैग लाइन है फ्लोरिडा का, जो लोग बोलते हैं कि फ्लोरिडियंस बोलते हैं कि इफ यू हैव मनी वी नो हाउ टू स्पेंड इट। अगर आपके पास पैसा है तो हमको खर्चा करना आता है। अच्छा। तो वो आपको वैसी एक्सपीरियंस करा सकते हैं। मोनाको बोलते हैं लोग कि बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, बट मुझे नहीं लगता कि मायामी के ऊपर कोई एक्सपीरियंस है। मायामी जीटीए जो अपन खेलते थे, वाइस सिटी, वाइस सिटी को आप उठा के एक शहर बना दो, वो जो वाइस सिटी जो गेम बना है वो पूरा मायामी का कॉपी, सेम वेदर मिलेगा, सेम टाइप के पेड़ मिलते हैं, वो गाड़ी, वो ड्रेसिंग सेंस, लाइफस्टाइल। आप बीच जाने की आपको जरूरत नहीं है, लोग शॉपिंग मॉल में बिकनी में दिख जाएंगे। ये तक देखने मिल जाएगा मायामी में। तो वैसे, और उसमें बिकनी तो अलग हो, तो स्नेक अलग बांध के, अजगर अलग बने हुए हैं। ये क्या शौक है उन लोग का? ये पता नहीं, मुझे भी बड़ा एस्टोनिशिंग लगा जब मैं स्टार्टिंग में गया कि ये इतना क्या पेट फ्रेंडली कंट्री है भाई। मतलब यार मेरे साथ क्या हुआ, मैं बैठा था न्यूयॉर्क में ट्रेन में। एक तो न्यूयॉर्क के सबब्स वर्स्ट हैं, ओके, कि मतलब लोग, आपको वॉशरूम की स्मेल आ रही है और कोई वॉमिट कर रहे हैं और हाई है, इस टाइप का ना थोड़ा। तो मैं ऐसे बैठा हूँ और ट्रेन चल रही है, तो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि, अब मेरे साथ हुआ क्या कि मैं एक जन यहाँ पे बैठे हुए थे जेंटलमैन, एंड आई जस्ट केम एंड मैं वहीं बैठ गया। तो मैंने ध्यान नहीं दिया बाजू में कौन बैठा है, तो मैं एकदम से अंदर घुस गया। जैसे नहीं ट्रेन का दरवाजा खुलता, अंदर घुस के बैठ जाते हैं जल्दी से, जगह मिल रही तो बैठ गए। 5 मिनट हुआ, मेरे को लगा वो स्कार्फ पहन के बैठे हैं, बट उनका स्कार्फ उड़ते 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 मेरे पास आने लग गया। तो मैं हाथ नहीं लगा, वो पाइथन था। तो वो खतरनाक, मतलब एक पेज भी है इंस्टाग्राम पे, सबवे क्रिएचर्स नाम से। इंस्टाग्राम बड़ा पॉपुलर पेज है, उसके अंदर आपको ऐसे हजारों वीडियो दिख जाएंगे कि लोग ट्रेन में स्नेक लेके ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी ट्रैवल कर रहे हैं वैसे। दैट्स लीगल देयर, दैट्स लीगल, एंड यू कैन नॉट बॉदर देम अंटिल द स्नेक बाइट्स यू। ओके, पॉइजनस तो नहीं लेते होंगे ना? पॉइजनस नहीं रहते, ऑब्वियसली पॉइजनस नहीं रहते, बट वही है कि अपन तो भाई कभी देख के डर तो जाते हैं, सांप के नाम से डर जाते हैं कि ऐसे तो नहीं देखे कभी इतने बड़े सांप। तो वो एक रहता है, बट इन जनरल दे आर स्वीट पीपल। मतलब मुझे तो, मेरे को रेसिज्म तो, मैंने इतने साल 8 साल में बाहर रहा, बट रेसिज्म या रेसिस्ट अटैक मेरे ऊपर एक बार बस, एक फ्रेंच था मेरी टीम पे, तो मैं कुछ, हमारी बातचीत हो रही थी और उतने में मैंने कुछ सजेशन दिया था, तो उसने बस इतना सही बोला था, व्हाई शुड आई टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पर्सन।
तो बस मेरे को वो थोड़ा बुरा लगा था कि यार ये यार थर्ड वर्ल्ड कंट्री पर्सन हो गया। अब देखिए लाइक लोगों की जो परसेप्शन भी है वो आजकल सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें शेप कर रही है। थोड़ा सा वापस ट्रैवलिंग पर आते हैं एंड ट्रैवलिंग की साइकी पे वो करते हैं। जब कोई एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है या जब आपके पास से जब वो कंसल्ट करके जाता है दूसरी जगह, वो क्या उनके परसेप्शन में क्या चेंजेस आती हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड, या फिर आप जब ट्रैवल करते थे व्हाट काइंड ऑफ दिस माइंडसेट चेंज यू फेल्ट सो फार? देखो मेरे हिसाब से ना जो आदमी ट्रैवल नहीं करता वो मतलब काफी बड़ा समझता है अपने आप को छोटी जगह में। जब वो जो ट्रैवल नहीं करता कितनी मतलब इट्स रियली इंपॉर्टेंट, मतलब कितनी सही बात बोला आपने। जब आप ट्रैवल कर लेते हो तब आपको लगता है कि जो भी मैं मेरे देश में मेरी जगह पे हूँ वो तो मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ, यहाँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बैठा है दुनिया के अंदर। क्योंकि आप कहाँ पे अपन बैठे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एक सेकंड या थर्ड टायर सिटी में, है ना। और जब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की फर्स्ट टायर सिटी देखते हो कि ये लोग तो मतलब अलग ही हैं, इनका तो मैजिकल लोग हैं, ये इनकी एनर्जी एक अलग है। आप उनके साथ बस 10 मिनट बैठ जाओ तो अपन को लगता है कि नहीं यार हम तो कुछ भी नहीं बैठे थे कहीं पे। तो वो एक बड़ा रहता है। तो जो आदमी छोटा रहता है वो हमेशा खुद को बहुत बड़ा बताता है, पर जब आप ट्रैवल करते हो तो आप अपने आप को मान लेते हो कि नहीं यार इतनी बड़ी दुनिया है कि हमें कितने से हिस्से हैं बस। भार्गव भाई, हमारे सोसाइटी में जो ट्रैवलिंग है उसको लग्जरी देखा जाता है। आप कैसे देखते हो? इज इट अ लग्जरी या एक पर्सनल फुलफिलमेंट का जर्नी है, या दोनों में क्या फर्क है, या दोनों भी हो सकता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये एजुकेशन है। एजुकेशन। इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों को खास जब उनको लगे कि थोड़े समझदार हो गए तब उनको एक बाहर का ट्रिप प्लान करके खुद भेजना चाहिए कि जाओ, भले वहाँ पढ़ो मत। अगर आप जैसे 10-15 लाख एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते तो एटलीस्ट आप एक चक्कर मार के आ जाओ, कुछ 10 दिन 5 दिन घूम के आ जाओ, लंदन देख लो या ऐसा नियर बाय ट्रिप मारते रहो। तो उससे क्या होता है कि अलग टाइप का माइंड डेवलप होता है जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो। क्योंकि इंडिया का जो थॉट प्रोसेस है यूथ का वो बहुत कंप्रेस्ड होते जा रहा है इंस्टाग्राम और ये सब देख के। इवन मैं आपको बिलीव नहीं करोगे कि मैं जब यूएस में था मेरा एल्गोरिदम था वो पूरा अलग था। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे ट्रैवल, मुझे ये सब कंटेंट दिखते थे। बट इंडिया का कंटेंट इतना अनफिल्टर्ड है यूथ के लिए खासकर कि जब आप यहाँ आते हो तो आपका कंटेंट पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। और वही वो जो नॉर्मल क्रिंज कंटेंट कि मतलब लोग ऐसे कर रहे हैं। तो इतने मैंने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी वल्गर चीजें बोलते हुए देख लिया क्योंकि यहाँ गाली देना बहुत ट्रेंड हो गया कि लोग उटपटांग बातें कर रहे हैं। मतलब मेरे को तो बड़ा वो छोटा फील करा हो जाता है कि यार ये मतलब कैसे करेंगे आगे जाके, कि अगर ऐसे बच्चे कल को अमेरिका जाएंगे, कल को इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे तो बड़े गलत लेवल पे कर देंगे इंडिया रिप्रेजेंट, क्योंकि ये तो उनकी गोरियों को देख के उटपटांग बातें चालू कर देंगे उनके साथ। और ये मैंने देखा भी है, मेरे को वो बड़ा इंसल्टिंग लगता है। इसीलिए इंडियंस की जो डिसरिस्पेक्ट होती है वो ऐसे चंद लोगों के कारण ही होती है। बाकी इंडिया के पास यूथ इतना टैलेंटेड है, इतना अच्छे से काम कर सकते हैं। अपन रात दिन काम करने वाले लोग हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू वर्क हार्ड। बाकी लोग की तरह नहीं कि हमको अगर 6 घंटे से ज्यादा काम कर ले तो हमारे लिए वो डिप्रेशन हो जाता है। नहीं होता, हम तो 12 घंटे आराम से काम कर सकते हैं इंडियंस। बट वो ऐसे कुछ गंदगी वाले लोग रहते हैं जो अपने देश से निकलते हैं और वहां जाके मतलब मैंने ये देखा है कि छोटी छोटी बच्चियों को लाइन मार रहे हैं और उससे उटपटांग बातें कर रहे हैं। तो वो बड़ा मुझे इंसल्टिंग लगता है, इसीलिए मैं फिर उसमें वैसा हो जाता है। बट इन जनरल मुझे जो फर्क दिखता है इंडिया का और बाहर का वो तो ये क्वेश्चन आपका मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। कोई इश्यूज नहीं है। मैं बात कर रहा था कि एक होता है कि एक लग्जरी या दूसरा पर्सनल फुलफिलमेंट। तो ये मतलब एग्जैक्टली किस चीज के लिए आप ट्रैवल कर, आप किस चीज के लिए ट्रैवल करते हैं? ओके, मेरा तो है कि मुझे लोगों से मिलना बड़ा पसंद है। ओके। और मुझे अब मैं दुनिया में आया हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं कम से कम 80-90 कंट्रियां तो घूम के जाऊँ। अच्छा, आपका एडवेंचर सीकिंग एडवेंचर ये ज्यादा पसंद है लाइक, या फिर एक पीसफुल थोड़ा देर के लिए एक दुनिया से कट जाना, लाइक सीकिंग पीस? क्या है आपका ट्रैवलिंग मतलब ये मेरे लिए सेल्फ डिस्कवरी जो आप बात कर रहे हो, सेल्फ डिस्कवरी बड़ी जरूरी है। अच्छा। मतलब मेरे लिए मैं तो बड़ा ये सब चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरे को यूथ भी ऐसा मिलता है, मैं इंडस्ट्री भी ऐसी चूज किया, मेरे को लोग ही ऐसे मिलते हैं कि भार्गव को ऐसी जगह जाना है जहाँ वी डोंट सी मच पीपल। अच्छा। कि हम यूरोप घूमना चाहते हैं बट वी डोंट वांट टू मीट एनीवन। कोई ऐसा है आपके एक्सपीरियंस में जो बड़ा बिजार सा रिक्वेस्ट आया हो कि यार मुझे इस टाइप का चीज चाहिए, बड़ा अजीब लगा होगा यार ये बंदा ये क्या डिमांड कर रहा है? मेरे पास ऐसे कई मतलब मैं बताऊं आपको, साधु संत इमेज वाले लोग आते हैं जो थाईलैंड में वाइल्डेस्ट चीज करना चाहते हैं। तो वो बड़ा ऑकवर्ड इंडस्ट्री ये सब चीज है इंडस्ट्री में। बट ठीक है, वो सबका अपना डिमांड रहता है। सो अब पैकेज ना भी बना सके तो सजेशन तो दे ही सकते हैं।
क्योंकि वही मेरा तो सिंगापुर से एजुकेशन रहा है और मैं तो 5-6 बार तो गए ही हूँ थाईलैंड, तो उसका तो आइडिया है ही मुझे क्या है कैसा है। थाईलैंड को हम लोग बड़ा स्टीरियोटाइप करते हैं, वी थॉट कि वो प्लेजर ट्रिप ही होता है। उसके अलावा क्या है थाईलैंड में? बहुत ब्यूटीफुल है थाईलैंड। अच्छा। मतलब मुझे देखा जाए तो मैंने जो दुनिया जिंदगी का मेरे सबसे अच्छे जो मैंने फ्रूट्स खाए, खासकर कोकोनट वाटर मेरा बहुत फेवरेट है। थाईलैंड का कोकोनट वाटर का कोई तोड़ नहीं। बेस्ट सी फूड, मैं फूड मतलब बहुत मुझे पसंद है, बेस्ट सी फूड। उसके बाद नॉन वेजिटेरियन फूड भी बहुत जबरदस्त, नाइट लाइफ अच्छी, हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छे लोग। मैं वहाँ का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं गया था बहुत पहले, मैं था तब 20-21 साल का। तो वहाँ पे एक पार्टी होती है कोह सामुई के आगे कोफांगन में। ये तो वो कोफांगन में जो पार्टी होती है फुल मून पार्टी होती है ना। तो मैं वहाँ गया। उसके पहले तक मेरा है ना ये इमेज बड़ा अलग था जो कम्युनिटी को लेके। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे मेरा प्लान ये था, मैं चियांग माई से चालू गया था, तो मैं एक्टिवा मतलब एक मोपेड ले लिया था हायर करके, और उससे मैं पूरा घूमते घूमते साउथ तक आया था। तो मैं चियांग माई से बैंकॉक, बैंकॉक से फुकेट, फुकेट कराबी, कराबी कोफांगन, कोफांगन से ये फुल मून पार्टी। एंड हाउ यू वर ट्रैवलिंग? बाय एक्टिवा। अरे वाह। तो मैं वो चल रहा था, चलते चलते मेरा ये प्लान था कि मैं वहाँ से ट्रिप स्टार्ट करूंगा, जितना मैं चला पाऊंगा, नहीं तो फिर जहाँ से भी मेरा ड्रॉप होता था मैं रख के अपना आगे बढ़ जाता था। अब चाहे चियांग माई थोड़ा घूम लिए, उसके बाद फिर बस करके आ गए बैंकॉक, फिर अपना कुछ ट्रेन कर लिए या फ्लाइट कर लिए, ऐसा करके चल रहा था। और मेरी तब मैं सिंगापुर से एजुकेशन चल रही थी टूरिज्म की, तो मैं तब यहाँ पे अपने वेकेशन पे गया हुआ था। तो मेरा प्लान था कि मेरे बॉम्बे के दोस्त लोग ज्वाइन करेंगे फुल मून पार्टी में। अब वो लोग आए तो हम लोग गए फुल मून पार्टी में। अब मैं सबसे बड़ा सजेशन दे रहा हूँ लोगों के लिए जो फुल मून पार्टी जाते हैं, जो मेरे से गलती हो गई थी, मैं चला गया था स्लीपर्स में। और फुल मून पार्टी होती बीच साइड, तो अंधेरे में मुझे दिखा नहीं डांस करते करते, और मेरे जो मैंने स्लीपर पहनी हुई थी तो किसी ने बियर की बोतल फेंक के रखी होगी, वो मेरे पैर में घुस गई। और मेरे दोस्त लोग बहुत आगे निकल गए थे, तो मैं अब खून निकलने लग गया मेरे पैर से। तो मैं बाहर आया, उतनी देर में एक लेडी बॉय टाइप का था, तो लेडी बॉय ने मेरे को देखा, तो उसने मेरे को अपनी कार में बैठाला, उसने मेरे को हॉस्पिटल लेके गया और मेरा पूरा बैंडेज कराया, सब कराया। तो उसके पहले तक तो मेरी इनको लेके इमेज बड़ी वैसी थी कि यार ये लोग तो दे आर नॉट गुड पीपल, राइट। बट उसके बाद मेरा बड़ा रिस्पेक्ट हो गया कि यार वो बंदा मतलब बाहर बैठा हुआ था मेरे लिए, और उसने बोला भी कि तुम मेरे देश में टूरिस्ट हो तो इट्स माय ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ यू। और बाकायदा उसने मेरा ना पैसे भी नहीं देने दिए, मेरा पूरा बैंडेज करवाया, ये कराया। उसके बाद मैं बताया कि भाई मैं फलानी होटल में छोड़ा हूँ, मुझे प्लीज ड्रॉप कर दो। तो वहां तक ड्रॉप भी किया अच्छे से। तो ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे बुरे आपको हर जगह मिलते हैं, हर जेंडर में तक मिल सकते हैं, वो चीज़ है। हैव यू बीन टू चाइना? चाइना नहीं, बट मेरा चाइनीज मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे। इवन आई हैव डेटेड अ चाइनीज आल्सो। तो मैं जब सिंगापुर में था, वही मेरा एजुकेशन चल रहा था, मेरे सीनियर थे, तो शी वाज अ प्रीटी वुमन, तो हमारी बातचीत अच्छी हो गई थी, तो वी स्टार्टेड डेटिंग। तो बड़ा अलग ही कल्चर। कैसे लोग हैं, क्या सोचते हैं उन लोग का, क्या? दे आर वेरी सिंपल पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग। अगर इंडियन से ज्यादा कोई हार्ड वर्किंग है तो दे आर चाइनीज, बहुत हार्ड वर्किंग। एंड दे फर्स्ट थिंग, रिलीजन इज नॉट देयर बैकग्राउंड, वो रिलीजन मानते ही नहीं, मतलब उनके लिए रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता वैसा, है ना। तो वो बहुत बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के हैं कि अगर आप इंडिया से भी रिलीजन हटा दोगे तो काफी सॉर्टेड है, फिर तो क्या ही है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं बचेगा, कुछ पॉलिटिक्स में कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। हाँ, कि भाई तुम खतरे में हो, तुम खतरे में, कोई खतरे में ही नहीं है फिर। हाँ, ये ट्रू। तो अगर सिर्फ यही कर दे कि आप नॉर्मली यू आर इंडियन, यू डोंट हैव एनी रिलीजन, यू आर इंडियन, खत्म। तो वो चीज होता है। बट वैसे ही चाइना का है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो दे डोंट एक्सेप्ट रिलीजन, है ना। तो मुझे तो बड़े इंटरेस्टिंग लगे चाइनीज, बट उनके साथ बेचारों के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। एक्चुअली ना मैं चाइना गया था, एंड मेरी काफ़ी परसेप्शन चेंज हुई। मैं गया था अराउंड 2011-12 के आसपास में, सो इट्स 10 ईयर। मैं वहाँ गया ना, तो देखिए हमारे तरफ एक बड़ा स्टीरियोटाइप बना हुआ है चाइनीज़ लोग के लिए भी, लाइक दे थिंक एविल अबाउट इंडिया, है ना, या हमें चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए। ये तो मैं भी एक्सपीरियंस है ना। तो ये, बट मैं जब वहाँ गया, आई फाउंड द पीपल सो हेल्पफुल। वहाँ तो कुछ लोग हैं वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। एंड यस, जो आप एक चीज कहा ना आपने, जो इंग्लिश उनको नहीं आता, तो मैं थोड़ी बहुत जो भी इंग्लिश में बोल रहा था ना, तो स्पेशली ना द गर्ल्स वर गेटिंग अट्रैक्टेड। मैं बोला ये अच्छा हैक मिल गया वहाँ पे चाइना में। नहीं, चाइनीज लव, या चाइनीज वुमेन लव इंडियन। मैं उनके ट्रेन में बैठा हुआ था, तो वो आते थे वहाँ पे कि कैन आई टॉक टू यू,
कैन वी चैट, और वहाँ अगल बगल में बैठे हुए चाइनीज बंदे, वो बेचारे लड़के तो लड़के हैं, इंडिया के हो या कहीं के। एक सीक्रेट कोड बता देता हूँ चाइनीज वुमेन के लिए, नी हाओ वो आई मी। ओके, व्हाट इज दैट? हेलो आई लव यू। जोर से नहीं बोलना है, बस मन में बोल के, अगर कोई है तो अकेले है तो बोल दो। ट्रेन में ग्रुप में बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं ये सब चीजें 20-25 लैंग्वेज में सीख के रखा हूँ। अच्छा, जाओ काम आती है, वर्क करता है। तो काफी अच्छा, मैंने काफी प्रोफेशनल देखा उनको, प्रोफेशनलिज्म बहुत है, दे आर हार्ड वर्किंग, और वो कंट्री इंडिया से काफी आगे, बहुत आगे। हम सोचते हैं ना कि विल कम्पीट देम और ये वो। रायपुर स्टैंडर्ड की जो वहाँ की सिटी होगी, वो मुंबई दिल्ली से भी आगे है। इट्स सच सो प्रोग्रेसिव। पहला तो उनके चार्जिंग पॉइंट ही देख लो, फोन रखो चार्ज होते हैं हर जगह, तो वो चीज तो उनके अंदर बहुत भारी बना दिया। जापान वगैरह, जापान में मेरा ये पूरा बेल्ट कवर करना है मुझे, ये 1-2 साल के अंदर। क्योंकि जापान कवर करना है, साउथ कोरिया करना है। यहाँ के दोस्त मेरे बड़े हैं, क्योंकि ये सब सिंगापुर में आते ही हैं पढ़ाई करने, तो वो दोस्त मेरे बड़े अच्छे बन गए। ओसाका से हैं, फिर टोक्यो से हैं, और कोरिया से, सियोल से बहुत सारे दोस्त हैं। बट वही है कि मैं अब जब जाऊंगा तब फिर है कि उनके साथ घूमना है। अगर कोई एक पर्सन पूछता है कि एक बजट पे, लाइक से एक मिनिमम बजट पे, नॉट, मैं साउथ एशियन कंट्रीज पर आऊंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कोई दूसरे जगह घूमना है फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, कौन सी जगह? अभी इंडिया से सबसे सस्ती फ्लाइट ओमान की है। ओमान और ओमान का टूरिज्म बूम कर रहा है। ओके, ओमान में एक जगह है, बिलीव नहीं करोगे, डेजर्ट के बीच का स्विट्जरलैंड है वो। अच्छा, सलाला जगह का नाम है। सलाहा ऐसा कुछ। ओके, और बहुत ब्यूटीफुल। मुझे ओमान बड़ा पसंद आया था। मैं गया था ओमान, और मतलब दुबई से तो ज्यादा दूर नहीं है, मैं ड्राइव करते हुए गया था। बड़ा शांत, रिलैक्स्ड, दुबई जैसा हॉचपॉच नहीं, बड़े स्काई स्क्रैपर नहीं, और एक टाइप के घर, एक टाइप की लाइफस्टाइल। और ओमानी लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब दे आर वेरी हम्बल, स्वीट, और बहुत अच्छे से बात करते हैं। सो इन कंपैरिजन टू दुबई, वो ज्यादा, दुबई का अपना एक वो होगा, दुबई का अपना ग्लैमर है। ग्लैम बहुत ज्यादा है दुबई में, कि आपको एकदम वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग दिख रही है, उसमें बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा है। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का डेवलप कर दिया कि टूरिज्म तो उनका कम होने से रहा। ओके, और अभी एक बिल्डिंग आती नहीं कि दूसरी एक नया मास्टरपीस तैयार कर देते हो कि भाई अब हम ये भी ला रहे हैं अपने आप पे। तो और जो फाजा हैं, जो खुद शेख के लड़के हैं, वो खुद इतने टूरिज्म को लेकर ड्रिवन है कि नहीं भाई, मैं तो बिल्डिंग से भी कूदूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। तो वो अलग टूरिज्म। एक तो बुर्ज खलीफा हम सुनते हैं, और 2-3 है। क्या मेन अट्रैक्शंस क्या है दुबई में? सबसे बड़ा उनका लैंडमार्क बुर्ज खलीफा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है ना। उसके बाद जो मेरे को सबसे बड़ा लगा वो था अबू धाबी का फरारी वर्ल्ड। ओके, बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ये है कि आपको वो फरारी ड्राइव करने भी देते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर। तो वो जो एक्सपीरियंस है, आप फरारी ड्राइव करते हो और आपको लगता है कि ये दुनिया की जो सबसे बेहतर टेक्निक की गाड़ी कभी बनी है, तो वो ये है। और वो पूरा बफे लगा के रखे हैं फरारी का। जब आप दुबई, गल्फ, ये सब जगह समय बिताते हो, उसके बाद मुंबई वगैरह वापस आते हो, क्या फीलिंग आती है? हाँ, ये फीलिंग आती है बस। अच्छा, आ गए, अपनी जगह आ गए। नहीं, इंडिया के अपने मजे हैं। अच्छा, इंडिया में वहाँ वड़ा पाव नहीं मिलता ना, बॉम्बे में वड़ा पाव मिलता है। तो बॉम्बे के अपने मजे हैं। शाहरुख खान का घर देखो, अमिताभ बच्चन का घर देखो, तो सब उसके मजे अलग है। ओके, हाँ, इंडिया का अपना एक फील है। इतना ज्यादा लोग एक क्वांटिटी में अपन को दिखते हैं, तो दैट्स ह्यूज। दैट मीन्स ऐसा नहीं कह सकते कि अगर दुबई अच्छा है तो इट डजंट मीन कि इंडिया में बुराइयां हैं। ये है, किसी के लिए यही जन्नत है। इतने सारे लोग रहते हैं अपन साथ में। मेरे पापा हैं, उनको मतलब उन्होंने देख लिया आधी दुनिया, बट उनके लिए आज भी इंडिया इज लाइक टॉप प्रायोरिटी। कि उनको पता है कि भाई कहाँ पे तुम्हारा कौन कपड़े धोके दे रहा है बाहर। तो सीधी बात है। हम ओमान के बारे में बात कर रहे थे, और क्या है ओमान पे? ओमान में एक तो ये बताया मैंने आपको, और मस्कट जो उनकी राजधानी है, वो भी बहुत प्यारा शहर है। मस्कट भी बहुत बड़ा है। बट मेरे को ये सबसे अट्रैक्टिव लगा कि यार इतने पहाड़ और इतना ग्रीनरी है ओमान में ना। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है ओमान। और अगर यूएई में भी बात करोगे तो दुबई सुनते हैं आप, जबकि मेरे को तो रसल खेमा, फुजैरा, ये सब बहुत अच्छे लगे। पहले तो सेफ्टी भी है, उसके बाद मतलब एक अलग टाइप की डेस्टिनेशन है, और आप अच्छी गाड़ियां रख सकते हो। आप यहाँ 30 लाख की गाड़ी लेते हो, वहाँ 30 लाख में आपको मस्टैंग GT स्पोर्ट्स ये सब मिल जाती है, 2 सीटर कन्वर्टेबल। तो वो एक मजा वहाँ तो ये जो हमारे यहाँ जो प्रीमियम गाड़ियाँ वो तो बड़ी कॉमन दिखती है, बड़ी कॉमन है ना, बड़ी कॉमन है। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल है, बट
अगर रहने के लिए अगर मैं बोलूँ तो अभी जैसे इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं और रियल एस्टेट है, ये वो है। या अभी एक्सपो लगा हुआ है इंडिया में, रायपुर जैसे शहर में दुबई का एक्सपो लगा हुआ है। मेरे 2-3 दोस्त के फ्लैट हो गए दुबई में, रायपुर के। बट अगर उनको दुबई जो मेरे से मतलब बात करते हैं तो मैं तो यही बोलता हूँ, व्हाई यू आर चूजिंग दुबई व्हेन यू कैन टेक द सेम बिग हाउस इन अजमान। अजमान में आप मानोगे नहीं, आपको 2.5-3-4 करोड़ में विला मिल रहे हैं अच्छे। वो कौन फिर अजमान ये किधर है? अजमान दुबई से कुछ किलोमीटर दूर है। अच्छा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर क्या है कि 7 अलग एमिरेट्स का एक देश बना दिया। तो ये अलग अलग किंगडम थे, उनके अलग अलग राजा थे, तो ये सब मिलके एक अपना देश बना दिए। तो उसमें अजमान एक एमिरेट है, तो वहाँ के जो राजा हैं ही इज ऑल्सो द सेम। और जो आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना दुबई जैसा नहीं है, बट लाइफ बहुत सॉर्टेड है कि अच्छे अच्छे कैफेज हैं, यूनिक कैफेज हैं, ओल्ड मनी है। अच्छा। और अगर दुबई कर रहे हैं इंडिया वाले, बट आप कतर देखो, दोहा, मेट्रो देखो, उनकी जो फीफा के टाइम पे उन्होंने डेवलपमेंट किया है, जबरदस्त। हाँ, ये गल्फ तो अलग मतलब एक बना दिया उन्होंने। और ये 4-5 और ये बड़े लिबरल है। अच्छा। मतलब मुझे जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो मैं बड़ा इनसिक्योर था कि आई कम फ्रॉम, मैं हिंदू, तो मुझे ये लगता था कि यार ये कैसे मतलब होगा, अपन तो ये सुने कि मतलब थोड़े देर में तो ये कुछ कर दें, ऐसा हो जाएगा। बट वैसा कुछ है ही नहीं, उल्टा और ज्यादा रिस्पेक्ट कि भाई ये तो मतलब क्योंकि हिंदूज के साथ हर कोई काम कर सकता है। वी आर नॉट कंजर्वेटिव। हमारे साथ मतलब आप कोई भी रिलीजन से आओ, वेलकम है, साथ में बैठ के खाना खाओ, मजे करो, वैसे लोग हैं। तो वो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जाता था डेजर्ट के बीच में, और वो लोग सब वहाँ के अरबी लोकल्स तो लेके जाते थे। अब वो लेके जाते थे तो वो उनका वो दुबई में अब ज्यादातर मुस्लिम्स हैं, तो उनका कैसा रहता है कि 1-2 लोग ही रहते हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बाकी सबको टी कंज्यूम करते हैं। हुक्का लेके जाएंगे, टी लेके जाएंगे। तो बढ़िया रात को 1-2 बजे डेजर्ट के बीच में आप बैठे हो, और डेजर्ट मतलब अलादीन, अरेबियन नाइट्स वाले डेजर्ट की धूल उड़ रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, और बहुत मस्त मजा आ जाता था। बीच है सामने, वहां बैठे हुए हैं, कार लैंड क्रूजर खड़ी हुई है साइड में, बढ़िया अपना बैठ के चाय बना रहे हैं, हुक्का बना के, फिर वो अपना बारबेक्यू रखते थे छोटा सा, जिसके अंदर थोड़े पीसेस रख रहे हैं और फिर उसको फ्राई मतलब वो बना रहे हैं। तो बड़ा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहता था। गुड। भार्गव भाई, आपसे बात कर रहा हूँ ना, इतना मतलब ऐसा लग रहा है, एक तो मैं खुद वो जगह घूम रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कहाँ का पूछ लूँ और कहाँ का एक्सपीरियंस है बढ़िया वाला दीजिएगा। मतलब मेरा तो बहुत सारे एक से एक एक्सपीरियंस है। मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा वो रिकॉल हो रहा है कि अरे ये भी तो है, ये भी जबरदस्त है। मैं जब पहली जॉब का बताता हूँ, मैं जब मैं सिंगापुर शिफ्ट हुआ तो वहाँ की एक 5 स्टार होटल में मेरी इंटर्नशिप लगी थी। मैं होऊंगा 19-20 साल का। तो और मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे तब दांत में मैं कैप पहनता था, वो मेरा दांत टूट गए थे बचपन में, तो मैं कैपिंग लगा के दिए थे मेरे डेंटिस्ट ने। तो मैं आ रहा था, मेरा सीढ़ी में पैर स्लिप हुआ और वो मैं दांत में टकराया और मेरा कैप टूट गया। अब मेरी 5 स्टार होटल में इंटर्नशिप है, अगले दिन इंटरव्यू पे जाना है, उसके एक दिन पहले मेरा दांत नहीं। और जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, जो सर थे, वो इंटरव्यू ले रहे हैं और उनका पूरा ध्यान मेरे ही दांत पे जा रहा है बार बार, क्योंकि यार 5 स्टार होटल में आप काम कर रहे हो और फिर आपका दांत ही नहीं सामने का, तो वो बार बार उधर ही देख रहे हैं, उधर ही देख रहे हैं। तो मैं वही बोला कि सर आप टेंशन मत लो, मैं इंडिया जाऊंगा, मैं दांत लगा के आपके पास ज्वाइन करूंगा। और फिर वैसे ही किए, फिर मजा आया, वो भी एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैं यूथ को बोलता हूँ भाई थोड़ा बाहर काम करो, ये करो। पेरेंट्स को भी बोलता हूँ थोड़े बढ़ाओ अपने लड़कों को आगे, क्योंकि आप बाहर भेजोगे तो वो 4 कल्चर से मिलेंगे और उनको नॉलेज आएगी चीजों की कि अच्छा हाँ ऐसे लोगों का नजरिया, ये सब चीजें। बिकॉज सही बात बोला आपने, यहाँ पर हम लोग आपने बोला ना इंडिया माइनस अगर रिलीजन मीन्स सॉर्टेड आउट रिलीजन। अगर हम जिस फैनेटिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर जो देख रहे हैं वो अगर ना रहे तो इट्स अ गोल्डन प्लेस। क्योंकि अपना सारा टाइप के लोग हैं। अब जैसे मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को पता है कि मुसलमान लोग में क्या बोलना है मिलके किसी से। और कोई बेचारा कोई क्रिश्चियन कंट्री से आता है तो वो डम टाइप का बैठे रहता है। मैं तो कोई शेख रहेगा तो सलाम वालेकुम किफा हालिकुल तमाम बोल के आ भी जाऊंगा। तो उतनी अरबी तो उसको भी बोलेगा कि हाँ यार ये तो अरबी बोल के चला गया, इंडियन लड़का है। क्योंकि अपना कल्चर ऐसा रहा है यहाँ, अपन ने देखे उनके तौर तरीके कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, तो अपने को आइडिया है कि अच्छा इनमें ऐसी ग्रीटिंग्स होती है। और यहाँ तक मुस्लिम लड़कों को भी पता है, आप कोई मुस्लिम लड़का जाता है तो वो नमस्ते जय श्री राम बोल के वो कनेक्शन अच्छे स्ट्रॉन्ग बना सकता है, अगर वो कंजर्वेटिव ना हो तो। अब ये कंजर्वेटिव इतना बड़ा बोझ है ना लोगों के सर में, ये बाय द टाइम सबके दिमाग में डाला भी गया। हाँ, ये भी तो बात है। अफ्रीकन कंट्रीज का, अफ्रीका का तो बहुत एक से एक है। अफ्रीका देखो, लोग यूरोप की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ अफ्रीका ज्यादा महंगा है यूरोप से। अफ्रीका डेस्टिनेशन। हाँ, आपको मतलब
$100 में ऐसे रूम मिलेंगे जहाँ पे मतलब कुछ है ही नहीं इन अफ्रीका। हाँ, इवन वॉशरूम बाहर है। ओहो, सोचो रूम मतलब $100 मतलब आप 7,500-8,000 9,000 दे रहे हो। 9,000 आप पे करके ऐसे रूम में रुको जिसमें वॉशरूम नहीं है। यहाँ पे तो 1,000 में अच्छे रूम मिल जाते हैं इंडिया में। तो अफ्रीका कई जगह में बहुत भारी, और खासकर वेस्ट अफ्रीका तो खत्म है पूरा। महा रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की, बहुत ज्यादा अलग टाइप का है, चोरी और ये सब। तो मेरे जो ट्रैवलर्स भी ट्रैवल करने के लिए बोलते हैं, मैक्स टू मैक्स अपन केन्या ट्राई करते हैं। और कि भाई केन्या आप जा सकते हो ट्रैवल करने के लिए, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत है वहाँ पे। साउथ अफ्रीका इज गुड, बट जो वेस्ट अफ्रीका है तो वहाँ गरीबी हॉरिबल है। और फिर अब मेन क्या है कि ये लोग बेचारे उतने ज्यादा इनके ऊपर रूल भी हुआ है। ब्रिटिश रूल किए, फ्रेंच रूल किए, स्पेन रूल किया है। तो रूल करने के बाद ना बड़ा, अब जैसे इंडियंस है, इंडियंस इतना ज्यादा इंग्लिश को लेके सीरियस क्यों है? कहीं ना कहीं तो कॉलोनाइज थॉट है ना, कि भाई ये लोग ने कॉलोनाइज किया तो ये सुपीरियर हुए। सही बोल रहे हैं। मैं जर्मन की आप इंग्लिश सुन लो, इंडियन से बेकार है। फ्रेंच की सुन लो, इंडियन से बेकार। चाइनीज रहने ही दो, कोरियन रहने ही दो, जापानीज रहने ही दो, बट इनके दिमाग में वो गिल्ट नहीं है उसको लेके। इंडियंस के अंदर गिल्ट है कि अरे यार, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है उनका। इंडिया में तो ये है कि अगर किसी को इंग्लिश आता है तो दूसरे को पॉइंट करने में पीछे नहीं हटेंगे कि तुमने ये जगह में गलत बोला, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन गलत है। एंड ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन का तो मतलब ये होता है कि दैट मैंने अपनी फीलिंग कम्युनिकेट की ना। अब प्रोनाउंसिएशन, एसेंट, इस पे हम लोग अपने आप को सुपीरियर और ये सब समझने लगते हैं। बट ये क्या है कि वो बेचारों के दिमाग में बैठ गया ना कईयों के, कि वो अपन नहीं ठीक कर सकते। तो वेस्ट अफ्रीका में कैसा है ये लैंग्वेज को लेकर? वेस्ट अफ्रीका में उनकी वो कॉलोनाइज्ड हुए थे, तो उनका भी सेम है कि इंग्लिश, अब जैसे गाम्बिया और ये सब जो जगह है वहाँ पे उनकी इंग्लिश अच्छी है क्योंकि वो कॉलोनाइज्ड हुए थे यूके से। तो उनके दिमाग में अभी वो चीज़ बैठी हुई है कि हाँ भाई वो तो है ही सुपीरियर। और ऐसे भी इन जनरल कोई उनके दिमाग में रहता ही है ब्लैक्स के, बिकॉज दे हैव ट्रीटेड देम लाइक दैट। सही बात है। तो वो वैसा है कुछ। गैम्बिया वगैरह में भी तो टूरिज्म है ना, फ्लरिश करता है। गैम्बिया में टूरिज्म है, बट वो बहुत अलग टाइप का टूरिज्म है। कैसे वो है? मतलब सेक्स टूरिज्म टाइप ऑफ है। कि गाम्बिया में जो ओल्डर वुमेन रहती हैं उनके लिए उनका टूरिज्म थोड़ा अच्छा है। ओल्डर वुमेन के लिए, क्योंकि ओल्डर वुमेन थोड़ा रिच रहती है ना थोड़ा, और वो जाते हैं वहाँ पे खर्चे करते हैं, और फिर वो दे कैन हैव सम फन, कि वो अच्छे रिसोर्ट्स हैं, बीच साइड प्रॉपर्टीज हैं, तो वो वहाँ पे रूम बुक करते हैं और फिर वहाँ पे होता है सब चीज़ें। अच्छा, किस टाइप के नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं लाइक टूरिज्म में को लेकर? क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल थीम टूरिज्म बहुत चलती है ना, थीम बेस्ड। एक डार्क टूरिज्म सुनता हूँ मैं। व्हाट इज दैट डार्क टूरिज्म? डार्क टूरिज्म जो है कि कुछ लोग रहते हैं जिनको, जैसे जेफरी डैमर का घर मैंने आपको बताया ना, वो भी एक टूरिस्ट साइट है अभी। ये लोग उसका घर देखने जाते हैं कि अच्छा वो यहाँ रहता था। वैसे ही डार्क टूरिज्म जो है वो लोग हॉन्टेड साइट्स, ऐसी उटपटांग डेस्टिनेशंस जहाँ पे बहुत सारा, इवन लोग गलत मान सकते हैं बट जलियांवाला बाग भी इज एन एग्जांपल ऑफ इट, क्योंकि वहाँ पे भी इतना बड़ा हॉरर चीज हो चुकी है ना, बट उसको एज डार्क टूरिज्म में प्रमोट नहीं करते। डार्क टूरिज्म जो एक्चुअल में आएगा वो आएगा भांगड़ फोर्ट, जो राजस्थान में कि उसकी एक स्टोरी है कि जो मैंने सुनी, हमें पता नहीं कितनी कंफर्म नहीं है कुछ, कि वहाँ की रानी थी, राजा थे, और एक उनका राजा का कोई तांत्रिक था। तो वो शायद रानी से इम्प्रेस था, ऐसा कुछ था। तो राजा को पता चला, तो राजा ने वो तांत्रिक को बाहर भगा दिया। तो वो कुछ उसने तपस्या की, क्या किया कि उसने बोला कि यहाँ पे सब लोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सही में हो गया वो चीज़। अच्छा। तो अब ये जो है कि 5-6 बजे के बाद वहाँ खुद गवर्नमेंट ने भी बोर्ड लगा के रखे कि भैया ये डेस्टिनेशन थोड़ी सेफ नहीं है, और ये बोलते हैं कि महल जिंदा हो जाता है और वो रानी फिर से घूमने लग जाती है, एंड शी स्टिल अलाइव और समथिंग लाइक दैट। सो मैं तो ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं करता, मैं तो अकेले जाके बैठ सकता हूँ, वो चीज़ में परेशानी नहीं है मुझे। बट अब लोग मानते हैं, लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो सब चीज़ें। अब्रॉड में भी एक ऐसा कोई डेस्टिनेशन? हाँ, जापान का सुसाइडल फॉरेस्ट है। अच्छा। जिसमें ऐसा मानते हैं कि लोग जा के सुसाइड कर लिए थे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें, और कई लोग तो वहाँ घूमने भी जाते हैं तो उनको कुछ ऐसा सिंबल बना के जाते हैं कि वो वापिस आ सके, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो जगह पे वो जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग है कि जो एक नॉर्मल आदमी है वो भी सुसाइड कर ले पेड़ में लटक के। तो वो बड़ा वैसा डेस्टिनेशन है। और इंडोनेशिया में भी 1-2 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ बोला जाता है कि एक टाइम पे प्लेन गिरा था। अब वो प्लेन गिरा था, तो प्लेन गिर के जो जितने लोग वहाँ खत्म हुए थे वो खत्म हुए थे। अब उनकी वैसे एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा। तो अगर वो आइलैंड में अगर आप रुकते हो तो यू कैन सी देम वहाँ रात को।
तो ये सब के लिए भी अभी बड़ा यूथ जो है वो ये सब ट्राई करना चाहते हैं। अरे नए थीम जनरेट हो रहे हैं भाई ये एक्सपीरियंस करना है, हो गया बड़ा बड़ा भारी मनाली शिमला देख लिया होगा, ये दिखाओ। अच्छा। और इसमें मेडिकल टूरिज्म भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, मेडिकल टूरिज्म ये है कि अब इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो गया ना, तो बॉम्बे तो यूएस से, यूके से और जो बड़ी देश हैं इनसे अपने क्लाइंट आते हैं जिनका अपना पूरा, जैसे किसी को कैंसर हो गया किसी को, तो वो कैंसर पेशेंट जो रहेगा उनकी वाइफ साथ में आएगी, उनका रहना खाना पीना घूमना होटल बुकिंग ट्रांसफर्स, और अगर फैमिली आ रही है उनका साइट सीन इंक्लूड रहेगा, ताकि वो एक महीना थोड़ी पेशेंट के पास नहीं बैठ सकते, तो अगर उनको पैकेज चाहिए तो वो पूरा पैकेज और मेडिकल कॉस्ट का पूरा पैकेज, ये पूरा कॉम्बो बनता है एक। अच्छा, तो मींस फॉरेन से लोग यहाँ आ रहे हैं, फॉरेन यहाँ से भी जाते हैं, यूके जाते हैं, तो वो भी लेते हैं कि हाँ भाई हम एक महीने का जैसे है तो एक महीना हॉस्पिटल में तो रुक नहीं सकते, तो उनके लिए कोई अच्छा अपार्टमेंट और फिर ट्रांसफर्स कि भाई अगर हॉस्पिटल से आना जाना है तो रोज की टैक्सी का खर्चा ना लगे, तो बहुत माइनर चीजें, बट इट्स अ टाइप ऑफ टूरिज्म। वाह। आपके जब आप लोगों को भेजते हैं ऐसा कोई ग्लिच है, मतलब जो अरे यार इस बंदे के साथ क्या ही हो गया? आई अंडरस्टैंड कि ट्रैवलिंग इतना डायनामिक चीज़ है, क्योंकि मैंने एक दो अपने और फ्रेंड को देखा है जो टूर ऑपरेटिंग वगैरह करते हैं, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है। बट आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ कि यार ये बंदे के साथ ऐसा कैसे हो गया, या समथिंग बिजार जो हुआ होगा उनके? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 500 चीजें आ गई दिमाग में कि रोज का इशू है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखो अब होता ही है। अब टैक्सी टाइम पे नहीं आई, अब जैसे मैंने किसी को भेजा, अब टैक्सी के उसमें फोन पे लिखा हुआ है कि टैक्सी विल पिक यू एट गेट नंबर 1, अब बंदा खड़ा है गेट नंबर 3 में। अच्छा। और वहां से मेरे को, अब वो सपोज करो कोई ऐसे देश में जहाँ अभी दिन है और इंडिया में रात, ओके, तो मेरे पास रात को 3 बजे कॉल कर रहा है कि यार मैं तब से इधर वेट कर रहा हूँ, अभी तक टैक्सी नहीं आई। फिर मैं खोल के देख रहा हूँ, फिर उनको बता रहा हूँ कि भाई गेट नंबर 1 पे खड़े रहना, आप गेट नंबर 3 में खड़े हो, तो गेट नंबर 1 पे जाओ। कंप्लेन आपकी बहुत अच्छी है बट जेन्युइन नहीं है, हम उधर जाके वेट करोगे तो आएगी टैक्सी, उधर खड़ा है वो। तो ये चीजें रोज की है इसमें। होटल में गए तो होटल में चेक इन का टाइम मेंशन रहता है 2 बजे, 12 बजे पहुंच रहे हो, अब उनको इंस्टेंट रूम चाहिए, जो उसमें लिखा है 2 बजे का चेक इन है, तो आप थोड़ा वेट करो। तो इंडियन टूरिस्ट क्या है कि बेचारे पैनिक तुरंत हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम चीट तो नहीं हो गए, कहीं हमारे साथ ऐसा, कहीं होटल ही बुक नहीं हुआ, तो उनको लगता है रूम ही बुक नहीं होगा, हम आ गए, क्योंकि इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है इंडियन टूरिस्ट, कि इनको आप मतलब बड़ा बच्चे टाइप का घुमाना पड़ता है, कि एक एक चीज में आप फोन कॉल करते रहो कि सब ठीक है ना, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया, खाना टाइम पे खाया, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया, पार्टी अच्छी थी, सेफ थे, आ गए थे रूम पे। तो ये बड़ा, पर मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रांग रखता हूँ, मैं ज्यादा क्लाइंट लेता नहीं अपने हैंड से, कि जिनको लेता हूँ उनका फिर मैं पूरा दिन में 2 बार कॉल और बाकायदा रोज फॉलो अप लेता हूँ कि भाई सब सही है ना, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, कोई आपके भरोसे दूसरे देश जा रहा है, उसको 1 रुपए की भी अगर तकलीफ हो रही है तो फिर आपके ऊपर तो गलत बात है फिर, कि मतलब आप फिर अपने प्रोफेशन में ईमानदार नहीं हो। तो और उस चीज में तो मेरे मतलब पापा का थोड़ा एथिक बड़ा स्ट्रांग रहा है ना। हम लोग ना एंटरप्रेन्योरशिप के पार्ट में आएंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी ट्रैवल को लेकर और है। एक तो आपने डार्क टूरिज्म के बारे में हमने, और किस किस टाइप के थीम्स आ रहे हैं सामने? कल्चर टूरिज्म बहुत अच्छा है, ओके, जब आप कल्चर एक्सपीरियंस करने जाते हो। उसके बाद हेरिटेज टूरिज्म है, जो हेरिटेज साइट्स विजिट करते हैं अपन। ओके, और एग्रो टूरिज्म भी ट्रेंड में, एग्रो टूरिज्म, हाँ, कि मतलब आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर और ये सब चीजें भी ट्रैवल कर रहे हैं लोग। ये विद इन इंडिया भी में भी तो हो रहा होगा, ऐसे थीम बने होंगे, है ना, कि लाइक इंडिया में कुछ ऐसे जगह हैं जो एग्रो टूरिज्म प्रमोट हो रहा हो, इस टाइप से बहुत अलग अलग। जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो उसकी टी लोग एक्सपीरियंस करने जाते हैं कि भाई वैसा करना है। केरला है स्पाइसेस के लिए, तो ये सब बड़े यूनिक चीज़ें हैं। हेरिटेज के लिए तो कल्चर हेरिटेज अपने पास छत्तीसगढ़ के पास बहुत है। छत्तीसगढ़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं, जो मुझे लगती है, पता नहीं, मैं तो अभी इतना कुछ है ना, बट ये लगता है कि यहाँ पे बहुत लेड बैक एटीट्यूड है टूरिज्म को लेके। इसमें ग्रिपिंग बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। अगर मैं कोई गवर्नमेंट रिसोर्ट में रुक रहा हूँ तो मेरे पास तुरंत फीडबैक रहना चाहिए कि भाई यहाँ नल नहीं चल रहा, मैं तुरंत कंप्लेन कर सकूँ। छत्तीसगढ़ के साथ तो ये है कि जो मैंने फील किया, कभी भी रूम जाओ अवेलेबल ही नहीं दिखता, एंड देन ब्यूरोक्रेसी, किसी साहब के लिए, किसी तहसीलदार के लिए बुक है। तो ये चीज में टूरिज्म अब उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसा देश जिसके पास ऑलरेडी इतने 10-50 बिजनेस हैं, वो अभी एक्सपीडिया को फंड कर रहा है, ये कर रहे हैं, उसके बाद अपने टूरिज्म को इतना बूस्ट कर रहे हैं। आप यूएस में तो ये है कि आप पहले स्टेशंस बना के रखें, आप कैंपर वैन लेके ट्रैवल करो, तो आप बढ़िया स्टैंड में रुक सकते हो।
अच्छा, वहाँ पर इसी कैंपर वैन से याद है, वहाँ पर एक कल्चर है ना, लाइक लोग कहीं पर भी रोड में फिर वो अपना घर लेके चलते हो। हाँ, तो ये इंडिया में नहीं है ना ये? नहीं, इंडिया में करते हैं। मेरे कुछ 4-5 दोस्त हैं, वो निकल जाते हैं, उन्होंने मॉडिफाई कराई है अपनी गाड़ी, कुछ 30-35 लाख में उनकी मॉडिफाई हुई है, और बढ़िया अंदर बेड है, पूरा सिस्टम है। तो बारनो पारा या काना केसली के जंगल में वो बढ़िया बीच में रुक के वहीं रहते हैं फिर 2-3 दिन के, वहीं उनका वॉशरूम भी अंदर ही है। अच्छा, तो मैं गया उनके साथ। बट ये एकदम बहुत ज्यादा पॉपुलर कल्चर नहीं है यहाँ, एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेंसिव है। अब जैसे कल्चर तो ये भी है कि लोग दिल्ली से लंदन बाय ड्राइव जा रहे हैं, वो भी 30 से 35 लाख का खर्चा है, जिसमें आप मतलब बहुत सारे देश कवर कर लेते हो। ऐसे नॉर्मली जाओगे तो 4-5 देश, 3-4 देश होते हैं, मतलब 5 लाख रुपए में, बट वैसे भले 30-35 लाख लगता है अगर आप फिर इंडिया से निकल के पूरा लंदन तक। हम लोग अगर देखिए ट्रैवलिंग की बात आती है एक नॉर्मल पर्सन में, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है एक्सपेंस को लेकर। तो एक तो आपने ओमान बताया, इधर साउथ एशियन नेशन में कौन सी जगह है जो बहुत ठीक ठाक बजट में अगर कोई एक फैमिली ट्रिप वगैरह बनाना चाहता है? इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम में आएगा थाईलैंड। ओके, थाईलैंड अभी जैसे मेरे पास एक डील आई थी कि 18,000 में कपल, 18,000 पर पर्सन में 4 नाइट स्टे, 2 नाइट्स इन बैंकॉक, 2 नाइट्स इन पटाया, इन 18 के। दैट इंक्लूड्स फ्लाइट? नो, ओके, फ्लाइट अलग से, बट आपका बट या 18,000 यहाँ तो होटल्स भी उतने इसमें आपका 4 स्टार होटल रहेगा, और आपका पिकअप हो जाएगा एयरपोर्ट से एसी में, और आपको ड्रॉप कर देगा रूम। उसके बाद पहले दिन आपका टेम्पल टूर रहेगा, जिसमें आपका गोल्डन टेम्पल कवर हो रहा है, और ये अपना टेम्पल टूर हो गया। उसके बाद सेकेंड डे रहता है मरीना पार्क, और मरीना पार्क रहता है और सफारी, 2 चीज, सफारी वर्ल्ड, ये 2 इंक्लूड हो जाता है। तीसरे दिन आपका ट्रांसफर हो जाता है बैंकॉक से पटाया, पटाया में अपना हो जाता है कोरल आइलैंड का टूर, और उसके नेक्स्ट डे होता है अल्काजार टू, और 5th डे चेकआउट। तो ये सबसे मिनिमम वाला है जो मैंने, मतलब ये मेरा हाईएस्ट सेलिंग भी है अभी तो खैर, और ऑनलाइन पोर्टल्स और ये सब में भी काफी सेल होता है ये। आप ऑनलाइन पोर्टल की बात किए हैं, एक चीज बताइएगा, आप लोग तो खैर आपके पास तो एसोसिएशंस होता होगा, एक आम आदमी वेबसाइट में जाता है, बहुत हाई प्राइस देखता है होटल्स वगैरह के या फ्लाइट्स वगैरह के, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे वो बेस्ट प्राइस वो ले सके वहां से? बहुत सारी ट्रिक है। अब जैसे ट्रैवल एजेंट के पास चले जाओ, जिनकी पकड़ अच्छी है मार्केट में, और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि हर कोई ट्रैवल एजेंट बन गया। आप ऐसे ट्रैवल एजेंट के पास जाओ जो खुद दुनिया घुमाओ, आप उसके पास जाके बैठ जाएंगे कि भाई वो खुद बेचारा नहीं गया है एक स्टेट से बाहर, और वो आपको कैसे अमेरिका भेजेगा या कैसे यूरोप भेजेगा या कैसे थाईलैंड भी भेजेगा ना। तो ऐसे इंसान के पास जाओ जो खुद वहाँ पे 4-5 बार गया हो, तो उसका अच्छी आइडिया हो इन एंड आउट। अब जैसे मेरे साथ तो ऐसा है कि आप मेरे से आंख बंद करके शिकागो के बारे में पूछोगे, मैं आपको गली गली घुमा दूंगा, दुबई गली गली घुमा दूंगा। कह रहे आप अच्छा यहाँ खड़े हो गए, अच्छा वहाँ जाना है, ऐसे चले जाओ। तो वो सब चीज का मैटर, बट इंडिया में वही चीपेस्ट डील मैटर करती है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा भी रहा, हमको चीपेस्ट होना हर चीज। तो वो ऑनलाइन में कैसे मिल सकता है? ऑनलाइन में जो मिल सकता है उससे कम में आपको ट्रैवल एजेंट दे सकता है। ट्रैवल एजेंट दे सकता है, ही इज कैपेबल ऑफ इट। ओके, क्योंकि क्या होता है इसमें कई एजेंट्स रहते हैं जिनके पास प्री बुक्ड रेट्स रहते हैं, ओके, अपने पास भी रहते हैं, पर अपने पास ज्यादा रहते हैं 4 स्टार 5 स्टार्स के। कि अगर आप 5 स्टार होटल कंपेयर करोगे तो इट्स लाइक अराउंड 40% तक का फर्क रहता है। ओके, फ्रॉम ऑनलाइन टू द रियल प्राइस, टू रियल प्राइस। ओके, तो वो ऑनलाइन क्या रहता है कि उनका दे नो दे हैव द मार्केट, राइट। तो वो बड़ा है। और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में हो जाता है? दोनों में कि डोमेस्टिक पे ज्यादा नहीं और इंटरनेशनल पे? दोनों पे। एंड एयर टिकट वगैरह को लेकर, क्योंकि एयर टिकट जो आजकल रेट्स दिखते हैं, क्या वही है कि उसमें भी कुछ फर्क आ सकते हैं? एयर टिकट का तो है कि या तो एक तो है ट्यूसडे ज्यादा मेरे हिसाब से कम रेट रहते हैं अगर कोई बुक कर रहा है। अच्छा, ट्रैवल एजेंट से करो, इससे करो, मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब ट्रैवल एजेंट बोलो या ऑनलाइन पोर्टल्स बोलो, है तो वो भी ट्रैवल एजेंट, इट्स जस्ट दैट दे आर ऑनलाइन। यस, दे आर ऑनलाइन, करेक्ट। बाकी तो काम वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता कुछ। अच्छा, और जितना ज्यादा कंपटीशन हो, मेरे को तो उतना ज्यादा मजा आता है काम करने में। हर कोई कंपटीशन में आता है तो हर किसी से अपन बेहतर हो जाए। बहुत लोग ना जो ट्रैवलिंग को लेकर ये भी सोचते हैं कि विदाउट मनी या मिनिमम मनी में वर्ल्ड टूर, हाँ, इज इट पॉसिबल? या फिर कितना पैसा हो तो इंसान वर्ल्ड टूर कर ले? पॉसिबल तो है। देखो मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ कि आप कहीं भी जाओगे आपके दोस्त बन जाएंगे। ओके, एक अमेरिकन ऐप है काउच सर्फिंग, ठीक है। काउच सर्फिंग के अंदर आप अकाउंट बनाओ, सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट है ये। काउच सर्फिंग, ओके।
वो एप्लीकेशन क्या करता है कि आप जैसे कोई भी डेस्टिनेशन में जा रहे हो उसके अंदर आपका अकाउंट है और उसमें लोग आपको रेफरेंस भी दे सकते हैं। अच्छा। तो अगर आप वो कंट्री में जा रहे हो, तो मैं फ्री की ट्रैवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब वो कंट्री चले गए, वहाँ पे आप कंट्री का नाम लेना, जैसे मैं जा रहा हूँ पोर्टो रिको, मैं पोर्टो रिको जा रहा हूँ, मैं सर्च में डालूंगा पोर्टो रिको के होस्ट दिख जाएंगे मुझे। अब मैं होस्ट में क्लिक करूंगा, मैं उनको मैसेज करूंगा, हे आई एम कमिंग टू पोर्टो रिको, आई वुड लाइक टू स्टे एट योर प्लेस, कैन यू प्लीज होस्ट मी। सामने वाला रिप्लाई आएगा, या यू आर वेलकम टू माय प्लेस, और वो आपको फ्री में होस्ट करेगा अपने घर में और लोकल के जैसे घुमाएगा। कि मतलब मैंने कुछ देश वैसे भी ट्रैवल किए काउच सर्फिंग के थ्रू। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग ऐप है ट्रैवलर्स के लिए कि अब बढ़िया आपको दोस्त मिल जाते हैं। मेरे तो कितने ग्रुप बने हैं उसके थ्रू कि एक बार मिले और फिर हमारा ऐसा हो गया कि मैं दुबई में हूँ तो वो दुबई मिलने आ रहे हैं कि यार मजे करेंगे साथ में, ऐसा वैसा ऐसे रिलेशन बन गए। इवन इंडिया में मेरे अभी 1-2 दोस्त आए हुए थे मेरे, सो दे आर फ्रॉम जर्मनी, तो वो खुद जर्मन है और हम लोग सिरपुर में नहाने गए थे तो वो उसी के थ्रू आए थे। वो इन ट्रैवलिंग वगैरह का कैसे करेंगे, जैसे हाँ लाइक द वे आई सेड कि कितने पैसे में वर्ल्ड टूर किया जा सकता है? सिर्फ फ्लाइट का कॉस्ट है। अगर आप स्मार्टली ट्रैवल करते हो, देखो आपका एकोमोडेशन जो सबसे बड़ा कॉस्ट है एकोमोडेशन, होटल सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फ्लाइट कॉस्ट इतना नहीं लगेगा। तो अगर आप प्लानिंग भी करते हो तो यहाँ से जैसे निकलते हो, यहाँ से दुबई से यूरोप से फिर ऐसा करके यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड इन बेस्ट प्राइस पॉसिबल। आपके पास अच्छे सोर्सेज रहने चाहिए, काउच सर्फिंग लो और ट्यूसडेज को इनकॉग्निटो मोड में सर्च करो फ्लाइट इनकॉग्निटो में क्योंकि वो उसमें कुकीज रीड नहीं होती ना। तो फ्लाइट वाले बड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं कि जैसे वो ऐसा स्मार्ट प्ले करेंगे कि अगर आपकी इवन बैटरी तक में स्मार्ट प्ले कर देते हो। ओके मतलब कई फ्लाइट कंपनीज मैंने देखी है जो अगर आपके में 5% आप फ्लाइट सर्च कर रहे हो और आपके में 5-6% बैटरी है तो वो बैटरी के हिसाब से भी रेट बढ़ा देंगे। Oh my God. ये बड़ा स्ट्रेटेजिक है उनके पास, स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है उनकी सेल्स की क्योंकि उनको पता है 5% ही बैटरी है, इसके पास ऑप्शन ही नहीं, ये तो गो हेड ही मारने वाला है। कौन 5% बैटरी में फ्लाइट सर्च करेगा? वो वही करेगा जिसको 100% जाना है, वही रिस्क लेगा उतना, नहीं तो बाकी बोलेगा यार छोड़ो यार मैं चार्ज करके आराम से कर लूंगा। या ट्रू। तो वो बड़ा सिस्टम है उनका, इसीलिए इनकॉग्निटो मोड जिसमें डिटेल्स नहीं जा रही और ट्यूसडेज को फेयर के कंपैरेटिवली प्राइसेस कम रहता है। अब ऐसा माना तो जाता है बट मेरा तो वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मेरे को जाना है तो मैं जाना है, फिर वो कोई भी प्राइस हो मैं जाऊंगा। इंडियंस सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप इतने लोग से मिलते जुलते हैं, अगर कोई स्कैम का शिकार होते हैं फॉरेन में तो किस टाइप के स्कैम्स का सबसे ज़्यादा वो शिकार हो जाते हैं? इंडियंस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहला तो दे एंजॉय अल्कोहल अलॉट, ओके, और अल्कोहलिक होने के बाद वो उसको भी इंडिया समझने लग जाते हैं और उस चक्कर में बड़े स्कैम होते हैं। तो वो उनके साथ बड़ा विचारों के साथ। किस टाइप का होता है? अब देखो जैसे अमेरिका में ना, अमेरिका और यूरोप और यहाँ के ना, इनका बड़ा माइंडसेट ही अलग है लड़कों का, थोड़े शिकारी माइंडसेट के लोग हैं। इनको बड़ा मजा आता है कि किसी को हम छेड़ें, किसी की पिटाई कर दें फालतू में पकड़े, और ये डायरेक्ट रेसिज्म तो नहीं कर सकते जैसे इंडियंस के साथ। उनको पता भी है कि आके मेरी जॉब खा रहा है, तो डायरेक्ट तो उसको बोलेंगे तो कंट्री की इमेज खराब होगी। तो दे विल मेक यू बिहेव इन अ सर्टेन वे कि दे कैन डू एनीथिंग, है ना। तो मैं देखता था कि बेचारे साउथ के जो लड़के हैं बड़े इनोसेंट से सीधे साधे ना, अब उनके लिए उनके अपने दोस्तों के साथ आते थे वो नाइट लाइफ एंजॉय करने, और यहाँ अमेरिकन गोरे 4-5 खड़े रहते थे, उनके साथ उनकी 2-3 फ्रेंड खड़ी रहेगी गोरी, तो वो उसको देखेंगे कि अच्छा ये आया है बेचारा, अभी इंडियन है और IT जॉब वाला और प्रॉपर डिसेंट लड़का है। तो ये अपने एक फ्रेंड को बोलेंगे यू गो एंड यू डांस विद हिम। अब ये गोरी उसके पास जाएगी, आजू बाजू में उसका डांस करेगी, और वो बेचारा अपना इंडियन भी डांस कर रहा है ना साथ में। तो डांस करते करते शी विल आस्क दैट ओके कम आउटसाइड नाउ लेट्स गो, और उसको क्लब के बाहर निकाल देंगे, और क्लब के बाहर आके वो उसको बोलेगा हे आई सॉ यू आर डांसिंग विथ माय गर्ल। अच्छा। अब वो बेचारा बोलेगा नो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग, यू थिंक माय वुमन इज फॉर एंजॉयिंग, और उस चक्कर में उससे झंझट कर लेंगे। तो उनके लिए वो फन है, उनका अपना कल्चर है। ये अपन पिक्चरों में भी देखते थे ना कि वो है ही थोड़े बुलिश, तो उनको बड़ा मजा आता है सब चीज में। तो इंडियंस बेचारे ये सब चीज को प्ले समझते नहीं है। अब अपन जैसे मैं बाहर रहा हूँ इतने साल, तो मैं उनको माइंडसेट बड़ा अच्छे से समझता हूँ कि अच्छा ये यही कराना चाहते हैं। कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा स्कैम्ड हो जाते हैं लोग? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ईस्टर्न लाइक मतलब मैं चेक रिपब्लिक और ये सब जो बेल्ट है ना, ये नेक्स्ट लेवल स्कैम कंट्री। किस टाइप के होते हैं इधर? ये होगा, और वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका के लोगों को तो मतलब ही नहीं, आप मतलब सामने वाले को लूट डालो कि वो भले हमारे साथ आगे पीछे घूमता रहे फिर। तो वो नहीं देखते कि अरे टूरिस्ट आए इसकी इज्जत करना है।
बट ईस्ट यूरोप तो ऐसा फील ऐसा आता है कि बड़ी कूल एंड पीसफुल। ईस्ट यूरोप इज सेफ। मैं वेस्ट यूरोप की बात अच्छा, वेस्ट यूरोप। हाँ, ये सब जो कंट्रीज है यहाँ पे, क्योंकि गरीबी उतनी ना, और जिस देश में गरीबी हो वहाँ पे फिर आपके साथ कोई कुछ भी कर ले तो फिर क्या जस्टिफाइड है। पहली बात तो आप फिर वैसा है कि रिस्क लो ही मत उतना डीप। आई मीन लाइक ओवर चार्जिंग इस टाइप के स्कैम हो जाते हैं या फिर लूटपाट बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये आप फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस इतना हाइप है, इंडिया से कम अनसेफ नहीं हो। मतलब इंडिया काफी सेफ है फ्रांस के टक्कर में तो, कि अब गली में जा नहीं सकते। गली में अब क्वीन मूवी देख लो, बेचारी अकेले जा रही रहती है, कैसा वो चोर आके फ्रांस में उसका पर्स लूटता है, वो फैक्ट है। ओके, बड़ा अनसेफ है। सोलो ट्रैवल के लिए फ्रांस जाओ ही नहीं। ओके, हाँ, सोलो ट्रैवल के लिए फ्रांस इज वेरी रिस्की। वो लग्जमबर्ग वगैरह, लग्जमबर्ग इज गुड, इट्स गुड, वो सेफ है क्योंकि पॉपुलेशन कम है और इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन नहीं है, लोग ऐसे भर के नहीं गए। हाँ, भर के नहीं जाते हैं। एंड इट्स अ काइंड ऑफ लाइक बोला जाता है ना रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है लग्जमबर्ग को। देखो जो भी कंट्री में ये असाइलम का प्रोसेस आया ना, कि भाई हम शरणार्थी लोग को एक्सेप्ट करेंगे, वो कंट्री धुली है। क्योंकि होता क्या है कि आप उनकी कंट्री का, जिस देश में उनके ऊपर वैसी हालतें हो रही है, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो अपने देश में, तो वो तो वही माइंडसेट से आ रहे हैं कि हमारे लिए तो जो मिल रहा है फ्री का, हमको खाना है बस। वेरी ट्रू। तो वो उस चीज को बड़ा, अब जो फ्रेंच जो लड़के हैं, दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर कंट्री, मरने मिटने रेडी हैं। बट वही जो बाहर क्या है, वो टूरिस्ट को मारने मिटने रेडी कि भाई इसको लूट कैसे लूं मैं। वो ड्रिंक्स स्पाइक कर देंगे। आपको देखना बड़े बड़े क्लबों में ना, फ्रांस के और खासकर ऐसे ये लड़के जब ड्रिंक करते हैं ना, ये अपने अंगूठे कैप में फंसाए रहते हैं बॉटल के, या बॉटल या कैन के। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंट्री का वो कल्चर है कि वो स्पाइक कर देते हैं। अच्छा, इंडियंस का भी आपको ऐसा नहीं दिखेंगे क्योंकि इंडिया में वो कल्चर नहीं है कि कोई आपकी ड्रिंक में आके कुछ मिला देगा। अच्छा, तो ड्रिंक पे कुछ मिला देंगे कि अगर आप मतलब आपसे ओपन ड्रिंक रखे हो तो वो एक ड्रॉप डाल के चला जाएगा और फिर क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज हो रहा है पता नहीं। तो ये सब बड़ा देखने वाली चीज है। और मैं तो ये सब एक्सपीरियंस किया हूँ सामने तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं कंज्यूम ही नहीं करता बाहर जाके कि भाई मेरे को रहना है तो मेरा ये है कि पुराने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर हैं तो स्टे एक्टिव, डोंट स्टे फुलिश, डोंट स्टे स्टूपिड। अपना पासपोर्ट का ध्यान रखो क्योंकि सबसे मेजर डॉक्यूमेंट वही है, वो घूम गया तो कुछ नहीं है फिर दूसरे देश में। फिर यही है, फिर एम्बेसी में फोन करो, मेल करो, पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करो। अच्छा, ये जो हमारे नवयुवक मंडल हैं, उनको अगर प्लेजर ट्रिप के लिए निकलना है बाहर, Which are the best destinations? अभी के हिसाब से बाकू और अलमाटी। बाकू अजरबैजान ना? हाँ, ओके। एंड अलमाटी आल्सो। देखो उसका स्टोरी है कि मॉस्को की जो लड़कियां हैं, यूथ हैं, ये तो आप जा रहे हैं अपने, ये तो लड़के भाई, मॉस्को की जो लड़कियां हैं वो अपने कॉलेज से 1 डे ट्रिप मारती है बाकू का। ओके। बाकू इन जनरल लड़कियां बहुत बड़ी ब्यूटीफुल है, बट ये जो लड़कियां ट्रैवल करती हैं ये सिर्फ फन के लिए ट्रैवल कर रही हैं। और एक तो ये मॉस्को की हैं, टॉप रिच पीपल, मतलब ये उनके रीजन के, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। दे जस्ट वांट टू हैव फन एंड हैव गुड नाइट लाइफ। सो पार्टी में यू आर नॉट पेइंग फॉर हर, शी इज ऑन हर सेल्फ। अच्छा। तो वो अगर आप बाकू जाते हो तो बाकू के अच्छे क्लब्स में आते हो, एंड दे लव इंडियन मैन। इंडियन मैन का जो एशियाटिक इमेज है वो ऐसी है कि वी आर वेरी लॉयल, वेरी काइंड पीपल, वेरी हेल्पफुल, और जो सच भी है। अगर अपन कोई लड़की को गलत हालत में देखेंगे तो वी वांट मैक्सिमम लड़के जो इंडिया के हैं, दे विल हेल्प हर। वो उसको ये नहीं सोचेंगे कि इसका पर्स लेके भाग जाता हूँ मैं। ये थोड़ा अलग माइंडसेट के लोग हैं। वो एक बार भी प्यार हो जाता है। हाँ, कि वो बोले इसके तो भाई मैं जान दे दूंगा इसके लिए, इसको घर छोड़ के आऊंगा। ट्रू। तो अपने के लड़के बेचारे उस चीज में बड़े अच्छे हैं, ऑनेस्ट लोग हैं। यस। तो वो करते हैं वैसे, वो यही है। बाकू अच्छा है, अजरबैजान अच्छा है, मतलब अजरबैजान इन टोटल, और किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ के लोग अच्छे हैं जो नॉर्थ साइड हैं इंडिया के, है ना 4-5। बट ये है कि जो कजाकिस्तान इज बेटर। किर्गिस्तान में अभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ था उसके बाद से थोड़ा अनसेफ हो गया। बाकी अच्छी डेस्टिनेशन थी वो भी। अपार्ट फ्रॉम दिस वो एक्सप्लोर करने के लिए भी काफी जगह बहुत सीनिक है। मतलब अगर एशिया के अंदर है वो स्विट्जरलैंड वाला फील है पूरा। बट ज्यादा प्रमोटेड नहीं है ना वो जगह, मतलब उतनी पॉपुलर है नहीं। वो मेन क्या है कि इट्स नॉट दैट रिच टू प्रमोट देमसेल्व्स। और शायद इंस्टाग्राम में कूल नहीं लगेगा शायद, दैट्स अगेन अ रीजन ना। बट अलमाटी में आप घूम रहे हो तो वो है कि इट हैव कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना, और नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, फ्री कर दी है बहुत। ओके। जबकि मैक्सिमम पीपल आर मुस्लिम्स इन अलमाटी ना। हाँ, अलमाटी, बाकू में भी, बट बाकू इज वेरी लिबरल। ओके। अलमाटी में थोड़ा कंजर्वेटिवनेस है, बट बाकू इज वेरी लिबरल। एंड हाउ एक्सपेंसिव दिस प्लेस आर? बहुत कम।
बहुत मतलब ये सब दुबई से भी सस्ते हैं। ओह, बस जाना आना थोड़ा रहता है हाँ, कि हाँ, जाने की फ्लाइट भी कितनी है, मतलब 25 से 35 हज़ार, ओके। और जाने आने की ना दिल्ली टू दिल्ली, और इसके बाद वहाँ पे नहीं है उतना ज़्यादा एक्सपेंस। नहीं है ना। भार्गव भाई एक चीज़ और, हम इंडियंस के बारे में आपने जैसे बोला ना कि एक तो, या फिर मैं इस तरीके से इसको पूछ सकता हूँ, एक होता है पैकेजेस, हॉलिडे पैकेज, और आजकल क्योंकि हम ऑनलाइन की दुनिया में हैं, हर चीज़ सामने दिखता है, क्या फ़र्क है दोनों में और क्या ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, गोइंग विद द पैकेज? क्योंकि जब मैं पैकेज करता हूँ तो एक चीज़ बस मेरे दिमाग पर आता है कि लाइक यार वहाँ पर ऐसा ना हो कि वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे शायद पसंद नहीं आ रही है, और वो पैकेज में है, वो करना पड़ेगा क्योंकि पे किया है उस चीज़ों के लिए, एल्स मैं अपने से टेलर मेड कर लूँ। आपके हिसाब से क्या ज़्यादा सही रहता है? देखो, आप टेलर मेड खुद करोगे ना, दैट्स फॉर श्योर गोना बी एक्सपेंसिव, क्योंकि आप इधर उधर सब जगह से रेट ले रहे हो, और हमारा तो रोज का काम है, अब तो एक बार इंसान कर रहा है, अब जो 6 महीने में एक बार होटल बुक कर रहा है, और प्लस जिसकी रोज की 6 होटल बुक है, उसके लिए तो कंपेयर अलग रहते हैं रेट्स के। तो कंपेरेटिवली टू गो विद अ ट्रैवल एजेंट इज मोर हसल फ्री। ओके, हम लॉयल्टी प्रोग्राम है अगर, तो वो है रूम अपग्रेड, फिर कुछ स्पेशल ओकेजन में जा रहे हो तो उसके लिए प्लानिंग्स, ये वो सब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। एंड एक होते हैं कि सिंपल फैमिली जाते हैं और एक ग्रुप ट्रैवलिंग करते हैं। अब इसमें क्या बेटर है और क्यों बेटर है, कैसा है? फैमिली के साथ ट्रैवल करने से ये कि आप अपने साथ अपने लोगों के साथ हो, तो आप अपने कन्वीनियंस पे ट्रैवल कर रहे हो। कि अगर आप बोलोगे कि नहीं यार मैं वो 11 बजे, मैं हम लोग 10 बजे सो के उठते हैं, 11 बजे तक रेडी रहेंगे तब जाएंगे। ग्रुप ट्रैवल में ये कि 7 बजे का टूर हो गया, तो अभी जैसे हैं कई, अब मैं मतलब एक हनीमून क्वेरी थी, अब हनीमून क्वेरी थी, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप ग्रुप पे कैसे एडजस्ट करोगे, वो बोले नहीं हम ग्रुप में जाएंगे हनीमून। हाँ, हनीमून ट्रैवल है ना। कुल। मैं बोला जाओ, उनको आइटनरी एक्सप्लेन भी किया कि मैं बोला ये देखो ये आपका आइटनरी है, आप बोल रहे हो ग्रुप टूर ही करना है आपको, बट इसमें ये देख लो कि आप हनीमून पे जा रहे हो और आपका रोज सुबह 6:30 बजे का पिकअप है, और हम क्या करने जा रहे हो फिर, वो 15 लोग के साथ अलग। तो मैं बोला उससे अच्छा अकेले थोड़ा बजट बढ़ा लो, बट अकेले अपना फ्रीडम एंजॉय करो, वही सेम टूर 11 बजे ले सकते हैं अपन, अकेले में फ्रीडम, अपना प्राइवेट कैब टैक्सी रहेगी। तो ये सब क्या की चीज, लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मेरे तो रिश्तेदार हैं, वो उत्ते में गए थे तो हम भी उत्ते में जाएंगे, सबका अलग पैटर्न है घूमने का। वो गए थे 15 लोग फैमिली के साथ, और आप जा रहे हो हनीमून पे अकेले कपल लेके, तो उसमें फिर ये कैसे मैच करोगे? सुबह 6:30 बजे का टूर मेरे को तो देने में प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, बट वो उनकी समझदारी है। फिर बेस्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर हनीमूनर्स? बेस्ट हनीमून के लिए ना टर्की बड़ा ब्यूटीफुल है। टर्की अगर कवर करें, मतलब मुझे कितने अलग आइडियाज आ रहे हैं। हम उस ट्रिप के लिए यूजुअली थाईलैंड को कंसिडर करते हैं। यू टोल्ड अबाउट बाकू एंड अलमाटी, एंड हियर वी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मालदीव्स वगैरह आंसर आएगा, बट टर्की इज सच एन फैंटास्टिक आंसर। टर्की बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है हनीमून के लिए, क्योंकि आपको एक अलग कल्चर फील होता है, आधा एशिया आधा यूरोप है वो, इसीलिए वो क्या है कि और बड़ा ही अच्छा डेस्टिनेशन है ट्रैवल करने के लिए, और बड़ा है तो मतलब आपका, क्योंकि मालदीव्स का ये कि 4 नाइट 5 डेज मैक्सिमम, आप उसके बाद क्या होता है कि वो डेस्टिनेशन थोड़ा मतलब बोरिंग हो जाता है। ओके, बट वो भी एक अच्छा कंसिडरेशन है इंडियन हनीमूनर्स के लिए, कि आपको ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस मिलते हैं, 5 स्टार रिसोर्ट्स मिलते हैं, बोट हाई स्पीड बोट्स मिलती हैं, फिर आप स्काई डाइविंग करो, ये करो वो करो, तो कपल बड़ा एंजॉय करता है वो सब चीज़ को। और मैं तो मतलब मेरे अपने पास तो बेस्ट रेट थे हनीमून के मालदीव्स के, तो मैं तो बहुत सेल किया था अभी सीजन के टाइम। बट अदरवाइज आपके हिसाब से टर्की इज व्हाट? टर्की इज अ गुड डेस्टिनेशन। बजट, अगर बजट, वो बजट पे भी कवर हो जाएगी। इफ यू हैव 7-8 lakhs 10 lakhs 12, अब तो ये बजट चल रहा है हनीमून का। ओके, लोगों का माइंडसेट इतना बड़ा चेंज हो गया है कि पहले ये था कि हम शादी अगर 50 लाख की करें तो हम हनीमून 1 लाख का करेंगे। आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये हो गया कि भैया हम शादी अगर 50 लाख की करें तो हम हनीमून 10 लाख का होना चाहिए, क्यों हम जब दूसरों के ऊपर इतना खर्च करें तो वी हैव टू स्पेंड ऑन आवरसेल्व्स आल्सो। तो ये बड़ा अच्छा माइंडसेट हो गया। मैं तो बोलता हूँ शादी करो 2-3 लाख के और हनीमून जाओ 10-15 लाख, क्या आप इतना मतलब। और अब ऐसे अगर उतना बजट है किसी का तो फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड बड़ा यूनिक डेस्टिनेशन। आप मतलब कोई अच्छे सारे रिसोर्ट्स में रुक रहे हो और आप फिर नॉर्वेरियन लाइट्स देख रहे हो ऊपर, तो वो सब एक्सपीरियंस करो लाइफ में। बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है ना? हाँ, वो फिर स्टार्टिंग ही होता है 6.5-7 लाख से। आइसलैंड हो गया, इसके भी बड़ा मार्बल बीचेस हैं, और अलग ही जादू डेस्टिनेशन है, कहाँ इधर उधर जाना है फिर। तो फिर अगर उतना बजट है तो फिर वैसे डेस्टिनेशंस भी है। इंडिया में ऐसा कोई डेस्टिनेशन है जो आज के समय में ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, ज़्यादा जान नहीं रहे हैं लोग उसके बारे में? कश्मीर ऐसा है ना कि उसको जितना एक्सप्लोर करो कम है। ओके,
हर कोना ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप कोई से भी गांव चले जाओ, आप बोलोगे कि ये तो नेक्स्ट लेवल डिस्कवरी हो गई। तो कश्मीर मेरे को लगता है हाई पोटेंशियल जगह है इंडिया के पास। और सिचुएशन आई थिंक बेटर हुआ है सिचुएशन अब, हाँ अब तो बेटर है, ऐसे इतना कुछ नहीं है, बट यही है कि कभी वो इश्यूज आ जाते हैं। बट आ भी गए तो इतना कुछ वो नहीं मैटर करता, क्योंकि सेफ्टी इतनी ज्यादा है, अपने इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा है उधर। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ थ्रेट नहीं है। ओके, वो आप सेफ ही रहोगे वैसे। बिकॉज इससे पहले ना हमारे पास एक बाइकर को हमने किया था पॉडकास्ट, एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल इन हिज बाइक सब तरफ, एंड ही आल्सो सेड दिस थिंग कि यार कश्मीर इज अ हेवन। हेवन है, मतलब बहुत जगह देखो, अब मनाली, शिमला तो ये सब जानते हैं लोग, दीज आर द पॉपुलर प्लेस। मैंने भी उनको यही क्वेश्चन किया था, एंड हिज आंसर वाज आल्सो द सेम, दैट कश्मीर इज अ प्लेस। सो कश्मीर बहुत भारी है, कश्मीर अच्छा है। और जो मेरे को लगता है जो सूदिंग जगह है, अगर मदर फादर के साथ ट्रैवल करना है तो ऋषिकेश। सुबह 4-5 बजे से आरती चल रही है, गंगा नदी बह रही है, और जो वाइब है ऋषिकेश के चक्कर का नहीं है, कुछ अलग पीस जगह है। अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करना है तो वो बढ़िया बैठो, गंगा नदी के किनारे चाय पियो, और वो अलग ही सूदिंग जगह है वो। एंड साउथ इंडिया में? साउथ इंडिया में कोचीन फूड पैराडाइज है। ओके, मतलब बहुत टेस्टी फूड, नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो कोचीन ना? कोचीन, आई हैव बीन टू कोचीन, और मैंने वहाँ की एक बिरयानी खाई थी। ऑसम मैन। बहुत टेस्टी। इनफैक्ट मेरे दिमाग में चलता है दैट आई विल अगेन गो बैक टू कोचीन, बट मुझे ये नहीं पता था दैट इज अ फूड पैराडाइज। वो तो मैं किसी रिलेटिव्स के लिए मैं ट्रैवल कर रहा था, एंड आई टेस्टेड और अच्छा लगा, बट दिस इज न्यू थिंग कि एक्चुअली वहाँ की फूड फेमस है। कोचीन लोग ट्रैवल करते हैं फूड के लिए कोचीन। अब इंडिया के अंदर आपको खाना खाना है तो कहाँ अच्छा है? इंदौर टॉप में चलता है, इंदौर, सूरत, कोचीन, और अपना अगर अलग अलग फूड ट्राई करना है तो सबके अलग फूड है। बट फिर भी ये 3 जगह है जो, दिल्ली का भी फूड बहुत अच्छा है। भार्गव भाई, गोवा के साथ क्या हो रहा है? गोवा हाइप ज्यादा हो गई गोवा की, अब थाईलैंड वही बजट में आ गया है, तो गोवा लोग अवॉइड कर रहे हैं। गोवा के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, और फिर उसमें दिक्कत क्या हुआ है गोवा के साथ? सेफ्टी कंसर्न्स। ओके, फिल्टर नहीं है। देखो पहले क्या होता था कि गोवा यूरोपियंस ट्रैवल करते थे, तब गोवा एकदम ही क्लास था, लोग मरते थे ट्रैवल करेंगे, गोवा जाना है भाई, गोवा ट्रैवल करना। उसके बाद इंडियंस ट्रैवल करना चालू किए, उसके बाद फिर इंडियंस में भी जो अच्छे इंडियंस हैं वो बंद कर दिया, अवॉइड कर दिया। अब जो हैं वो खतरनाक वाले इंडियंस आ रहे हैं कि कोई थूक रहे हैं, कहीं सो जा रहे हैं, सेफ्टी कंसर्न्स हो गए, चोरी होनी चालू हो गई। मैं ये तक सुना हूँ कि ये रशियंस जो हैं, अपन इतना उनको करते हैं, बट रशियंस जो ट्रैवल करते हैं गोवा, बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं गोवा को, कि अब जैसे जब उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो ये जानबूझ के एक्सीडेंट कर देते हैं खुद का, और पासपोर्ट घुमा देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स घुमा देते हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ लॉ है शायद, ऐसा क्या है पता नहीं, बट फिर अपन को उनकी कॉस्टिंग बेयर करनी पड़ती है रिटर्न टिकट्स की, तो वो डिपोर्ट मारते हैं क्योंकि। तो वो है, फिर प्रोस्टिट्यूशंस हो रहे हैं, ड्रग्स हो रहा है, ये सब चीज़ों में बड़ा हौच-पौच हो जाता था। तो गोवा टूरिज्म उस चीज़ में, आपने भी अपने बिजनेस में ट्रेंड देखा होगा कि गोवा की इंक्वायरी कम आ गई अब। हाँ, हो गई ना, कम है। इधर वियतनाम भी बहुत ग्रो कर रहा है ना? वियतनाम, क्योंकि वियतनाम बहुत, अब जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड अलग एक, अब लोग थक गए थाईलैंड से। मेजरली इंडियंस का पहला ट्रिप थाईलैंड ही है। अगर 70% इंडियंस अब्रॉड ट्रैवल किए हैं तो 70 में से सब में थाईलैंड का ठप्पा लगा है पासपोर्ट में, पहला थाईलैंड ही गया। तो और क्योंकि वो हर टाइप के कैटर कर सकता है ना टूरिस्ट को। फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, आप कपल ट्रैवल कर सकते हो, आप जैसे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बैंकॉक पटाया कर सकते हो, कपल के साथ कर रहे हो तो साउथ कर लो, फुकेट कराबी, सीनिक व्हाइट सैंड बीचेस, बढ़िया रिसोर्ट्स। सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो भी बैंकॉक पटाया, दोस्तों के साथ बैंकॉक पटाया, कि भाई एक यूनिक है, म्यूजियम्स अच्छे बना दिए हैं, सफारी वर्ल्ड और ये वो बहुत अच्छा डेवलप तो अच्छा ही किया है टूरिज्म में। और मेरे जैसे लोग चांगमाई ट्रैवल कर लेते हैं, जिनको फॉरेस्ट देखना है, जिनको वाइल्ड लाइफ देखनी है, जिनको उनके ट्रेडिशंस देखने हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी है थाईलैंड में ना? थाईलैंड में हमें हमेशा समुद्र का इमेजिनेशन आता है। वेजिटेबल बेस्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीनरी, अलग टाइप का है थाईलैंड। मतलब थाईलैंड का नॉर्दर्न पार्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। और आप कंपेयर करोगे वियतनाम से तो वियतनाम इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आप अपन स्नोफॉल तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं वियतनाम में। तो वियतनाम के कई हैं, होची मिन है, हनोई है, दनांग है, ये सब बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस है। ऐसा क्यों हो रहा है कि अब जो फॉरेन टूरिस्ट हैं इंस्टेड ऑफ इंडिया, अब ये इस टाइप के डेस्टिनेशंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं?
क्या रीजन हो सकता है? इंडिया का मार्केट है जो वो इंडियन जो अपना मार्केट है वो अपन ही हैंडल कर रहे हैं। तो जो इनबाउंड टूरिज्म है यहाँ का, अब हो क्या रहा है इंडिया में कि एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा है ना, और ये चीजें अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू बड़ी कॉमन हो गई है। ओके, कि टैक्सी ड्राइवर है, वो गोरे को देख के अलग चार्ज कर रहा है, लोकल को अलग चार्ज कर रहा है। उसके बाद कोई भी कहीं जा रहा है तो ये चीजें सेफ्टी कंसर्न्स, और फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स लोग ने भी ना बड़ी अपनी गंदी इमेज बना दी है, डर्टी प्लेस ये वो। क्यों? क्योंकि अब उनको भी पता है कि इंडिया को गाली देंगे तो इंडियंस हमको आके हमारे पेज में गाली देंगे, उन लोगों को भी वो डर्टी टूरिज्म करने आते हैं। जैसे लोग जा रहे हैं ना हॉरर टूरिज्म की बात की, और वो डर्टी टूरिज्म करने आते हैं। तो वो नहीं, उनका वो स्ट्रेटजी है। अब जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है बाहर का, वो आके इंडिया के नेगेटिव में वीडियो बना देगा, ताकि इंडियंस क्या करेंगे उसमें, फिर उसके कमेंट्स करेंगे दिस इज नॉट इंडिया, वी हैव सो मच टू सी, ऐसा वैसा। अब उसके पेज का रीच बढ़ जाएगा। तो उसका मेन गोल क्या है? ही इज मेकिंग कंटेंट, वो कंटेंट क्रिएटर है। तो इंडियंस को ये समझना चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव वीडियो बना रहा है, डोंट कमेंट, रिपोर्ट। कि भाई हमारी देश के तुम गलत दिखा रहे हो तो हम रिपोर्ट करके तू हट जा सीधा। मैं खुद वही करता हूँ, क्योंकि मेरे इंडिया के लिए अगर कोई वैसा दिखाएगा, इंडिया में सिर्फ वही थोड़ी है, इतनी अच्छी चीजें। मतलब एक एस्पेक्ट को आपने पकड़ के सिर्फ उसी के पीछे उसको आप गलत दिखा रहे हो फिर। और वो बड़ी, हर इंडियन थोड़ी वैसे ट्रेन के ऊपर बैठ के घूम रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या लगता है आपको, लाइक वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो कंट्रीज इतनी एक्सेल कर रही है? थाईलैंड, वियतनाम, क्या हमारी कंट्री लैग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लैग करते हैं, सर्विसेज में भी, एंड सेफ्टी कंसर्न्स में भी। एंड वी आर नॉट गिविंग, देखो एक इंडिया के अंदर टूरिस्ट आए तो उसके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए कि जहां अगर वो अनसेफ फील कर रहा है, उसको कुछ नेगेटिव लग रहा है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। कि अब जैसे मेरा तो बैकग्राउंड ही पूरा टूरिज्म का रहा है, तो आई नो द हैक्स ऑफ इट, हाउ वी कैन कंट्रोल टूरिस्ट, राइट। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पे तो उनकी लाइव लोकेशंस, उनका ये, ताकि अगर उनको कहीं प्रॉब्लम भी हो रही है तो वी हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ देम। कि भाई अगर वो ऐसा ही चीजें बोल भी रहे हैं नेगेटिव, so we have people to take care of them, that you came from there, why you are walking on streets like this, it's not safe for you, इधर आप वॉक करो ना, आप अच्छी जगह में आप जाके घूमो। वेरी ट्रू। तो वो जब मॉनिटरिंग स्ट्रांग हो जाएगी ना, दुबई जैसे, दुबई में लोग चोरी क्यों नहीं करते? उनको पता है कि 10-15 मिनट मैक्सिमम, अगर मैं किसी का कुछ उठा के भाग रहा हूँ 10 मिनट नहीं लगेगा, 15 पुलिस वाले आके घेर लेंगे, इसीलिए चोरी होती नहीं। तो जब अपन भी ये मॉनिटर कर लेंगे चीज़ों को कि भाई किसी के साथ कुछ गलत होने के पहले ही हमारे रेडार में हो, कि अगर उसके साथ गलत हो भी रहा है तो वी कैन तुरंत एक्शन होना, तब फिर क्या है कि टूरिज्म बूम हो जाएगा। दुबई में है ही नहीं जबकि कुछ, उसने खुद अट्रैक्ट किया लोगों को यही सब दिखा के कि भैया हम सेफेस्ट हैं, हम स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, हम ये हैं वो हैं। तो बाकी क्या है, दुबई में तो रेगिस्तान था, उन्होंने बनाया खुद को वैसा। इंडिया का भी उस लेवल पर पहुंच पाएगा उस टूरिज्म को? नियर पोटेंशियल है इंडिया में, 25 साल में है पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल है इंडिया में। ओके, इंडिया अगर चाहे तो बड़ा भारी बिल्ड कर सकता है टूरिज्म। क्योंकि अपन इंडिया का है कि दुबई जैसे, मेरे हिसाब से तो 100 दुबई फिट हो जाएंगे इंडिया में। ओके, इतना बड़ा है इंडिया। क्योंकि अब दुबई इतना सा देश और शहर, और इंडिया इज ह्यूज, तो वो फिर आराम से वी कैन डू इट। अपन को सिर्फ एक टारगेट लेते जाना है कि भाई अब जैसे वर्ल्ड का बड़ा स्टैच्यू आ गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में, वैसे सब प्रोडक्ट्स आएंगे तो फिर टूरिज्म मजेदार हो जाएगा। एक ताजमहल है जहाँ फॉरेनर्स आते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जो स्टोरी सुनते हैं, लाइक एक्सप्लॉइटिंग द फॉरेनर्स, उनके साथ फोटो खिंचाना, वो बड़ा तकलीफ है ना, कि उनको उतना अटेंशन देना ही क्यों, ट्रीट देम एज नॉर्मल पीपल। बट थॉट बचपन से ऐसा बताया गया है कि अंग्रेजों ने हम पे राज किया है, तो अब अंग्रेज दिख रहे हैं तो पागल हो जा रहे हैं, जबकि वो अंग्रेज अपने देश में फार्मर है भाई। वो कोई बड़ा भारी वहाँ का करोड़पति नहीं है, वो अपने देश में बेचारा प्लम्बर होगा, फार्मर है, उसको उतने अटेंशन की जरूरत भी नहीं है। तो बट अपने बेचारे इनोसेंट लोग हैं वही ना, कि उनके लिए अचीवमेंट है उनके साथ फोटो खड़ा, उनके बाजू में खड़े हो जाना भी, वो दिमाग में बैठ गई चीजें। उसको तभी निकलेगी जब यूथ एकदम भिड़ जाए, तू एक तरफ है तो हम भी एक तरफ हैं भाई, हम भी स्ट्रांग है, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। वो तब होगा जब वो एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे देश में जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ भी तो भिखारी हैं, यहाँ भी तो है, हमारे ही देश थोड़ी पीछे है भाई, हम भी आगे हैं, इनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम है ही, जो हम फेस कर रहे हैं वो ये भी फेस कर रहे हैं। दुबई भी इतना बड़ा है, पर दुबई में आप दुबई चले जाओ, गरीबी फील हो जाएगी देश की। एक छोटे छोटे रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं, वही बेचारे बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ की। तो वो हैं क्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब देशों के। तो गरीबी और ये सब चीज़ें हर जगह है। इंडियंस इतना उसको बैच पहन के चलते कि हमारे देश में बड़ी दिक्कत है, नहीं है भाई कोई दिक्कत।
इतना फ्रीडम है, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल हो सकती है यहाँ पे अगर आप नॉर्मल इनकम भी कर रहे हो, सो यू कैन लिव लाइक अ किंग। आप अच्छे कैफ़े में रोज बैठ सकते हो, आप अच्छी ड्राइव कर सकते हो, आप अच्छे से मेड हायर कर लो, आप घर में इतने हेल्पर्स हायर कर सकते हैं। ये सब कल्चर वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ 15 लाख रुपए महीना कमाने वाला इंसान भी मेट्रो में लटक के जा रहा है, यहाँ 15 लाख वाला इंसान तो 4 कार रखा है घर में। वेरी ट्रू। तो ये फर्क है, और ये प्लस पॉइंट इंडियंस देखते नहीं। वेरी ट्रू। पानी लेना है क्या? नहीं, पानी ठीक है। और ठीक है, चल कंटिन्यू करते हैं ना। भार्गव भाई, महाकुंभ को लेकर डिस्कशन करते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। हाँ। ऐसा क्या रहा कि अचानक इस वर्ष, या वो 144 वर्ष वाली बात है, या मैं एक और परसेप्शन देखता हूँ, या फोमो थी, फियर ऑफ मिसिंग आउट? ये फोमो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्ले किया है इसमें, है ना? फोमो भी प्ले किया है, और प्लस एकदम से इतने पॉपुलेशन में इतने लोगों का वहाँ जाना, और इतना बड़ा, वो तो बड़ा सेलिब्रेशन की बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने हैंडल किया योगी जी की गवर्नमेंट ने, क्योंकि इतना इजी तो नहीं है। और 1-2 दिन का इवेंट हो तो ताली बजाओ, जब इतना बड़ा इवेंट है तो फिर अप्रिशिएट करना बनता है कि भाई 45 दिन तक इतनी सिक्योरिटी, इतनी सेफ्टी में, उसमें एक छोटे केसेस हुए, वो भी लोगों की गलती थी। मतलब जब उसके बारे में पढ़े अपन, तो उसके बारे में पढ़ोगे तो वो तो लोग खुद ही पानी के पास बैठे थे, तो उनके साथ जो एक्सीडेंट्स हुए। बाकी तो जो इतना सेफ्टी से किए थे उन्होंने, उसमें दिक्कत ये हुई कि जो फेक वेबसाइट्स बन गई, जिसमें बुकिंग हो रही थी एकोमोडेशन की। अच्छा। कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई वेबसाइट तो ये तक मेंशन किए कि अनंत अंबानी वहाँ उनके यहाँ रुका है, जबकि वहाँ जब लोग बुकिंग करा के गए तो वैसा कुछ था ही नहीं। अच्छा। तो ये चीजें भी कुछ हुई हैं, अब ऐसा सुनने में आया, पता नहीं ऐसा हुआ है कि कैसा क्या, मतलब क्या पोर्टल ही पूरा फेक था? पता नहीं, वो एकोमोडेशन का कुछ ग्लिच था। अच्छा। हाँ, लोगों ने उसमें प्ले किया है। बट दूसरी जगह आप ये देखोगे कि छोटे छोटे जो बिजनेस वाले लोग थे, उन्होंने कितना करोड़ों का प्रॉफिट। अभी मैं योगी जी का भी एक इंटरव्यू सुन रहा था, 30-30 करोड़ के लोगों के प्रॉफिट हुए हैं, कि मतलब वो इतने ही दिनों में 30 करोड़ कमाना तो लोगों की जिंदगी निकल जाए। यस यस यस। तो है ऐसे, टूरिज्म का गेम तो बहुत स्ट्रांग है, वही लोगों को पता चला है अभी। कहाँ देखते हैं लाइक टूरिज्म बिजनेस कितना ग्रो होने वाला आगे 10 साल में, या किस दिशा में जा रहा है? ये तो बड़ी बड़ी कंपनी बन जाएगी, मतलब ये बड़ा इंडस्ट्री है। और इसमें लोगों की बहुत ज़रूरत है। अभी अपने पास उतने लोग ही नहीं है कि अपन केटर कर पाए स्ट्रॉन्ग टूरिज्म। अगर हर स्टेट में भी देखोगे तो गिन के 10-15 लड़के जो टैलेंटेड हैं टूरिज्म को लेके, बाकी सब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। व्हाट इट टेक्स टू बी अ बेस्ट टूर ऑपरेटर? क्योंकि चलिए अब थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं, और अगर क्योंकि हम सबको एक स्टार्टअप्स और ये सब की प्लानिंग करते हैं, एंड डेफिनेटली इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के आने के बाद ट्रैवलिंग फिनोमेनन काफ़ी बढ़ी हुई है। सो मेरा सवाल यही है कि अगर कोई एक एस्पायर कर रहा है एक छोटी सी ही कंपनी से ही, मनी असाइड, एक क्या उनमें इनहेरेंट क्वालिटीज होनी चाहिए दैट विल मेक देम सक्सेसफुल एज अ सक्सेसफुल टूर ऑपरेटर या गाइड? ओके, जैसे आपको मैं जब ओमान के बारे में बता रहा था, आप बोले कि आप बताते बताते मतलब आप उस जगह में पहुंच गए, मैं ऐसा बता रहा था। सबसे बड़ा ट्रैवल एजेंट का यही टैलेंट है कि इफ आई कैन एक्सप्लेन यू, आई कैन मेक यू एक्सपीरियंस द सेम। मैं जब आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप वहाँ जाओगे, आप होटल से निकलोगे, आपकी कैब खड़ी होगी, कैब में आप बैठोगे, कैब के बाद आपका टूर चालू होगा, आप वहाँ जाओगे, एंट्री टिकट में एंट्री लोगे, एंट्री टिकट से जैसे अंदर घुसोगे राइट साइड में आप मंकी देखोगे, लेफ्ट साइड में टाइगर देखोगे, सीधा जाओगे एलिफेंट दिखेगा, आपका बेबी आपको देख रहा होगा, आप बोलोगे देखो बेटा लायन। ये चीज़ अगर आप देख के आप वो इमेजिनेशन कर सकते हो कि हाँ यार तो मज़ा आने वाली चीज़ है, देन आई एम अ गुड ट्रैवल एडवाइजर। और उसके बाद जब ये चीज़ हो गई, उसके बाद हाउ मच आई कैन एग्जीक्यूट इट, कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं आप ये होटल चूज करो, तो वो मेरे पास रीजन स्ट्रांग रहना चाहिए कि व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू अदर ऑप्शंस। वो मेरा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं यार ये आदमी फैमिली के साथ जा रहा है, आई हैव टू गिव हिम दिस प्रॉपर्टी, कि इसको इसमें ज़्यादा मजा आएगा। ही कैन नॉट स्टे इन 3 स्टार, इसको 4 स्टार वाले कैटर करो, 5 स्टार कैटर करो, और उसके लिए रेट्स तो अपने पास अच्छे रहते ही हैं, तो ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं रहती। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है ट्रैवल इंडस्ट्री में? सबसे बड़ा ट्रैवल इंडस्ट्री में चैलेंज ये कि ये डे टू डे जो ऑपरेशनल चैलेंज, ये लग्जरी इंडस्ट्री है। पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग फॉर इमरजेंसी। अगर वो इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी,
बट इफ दे आर ट्रैवलिंग फॉर लीजर, राइट, वो आराम करना चाहते हैं, और सबका आराम करने का टाइम बड़ा अलग अलग रहता है कि कई लोग का ये रहता है कि मैं 3 महीने बाद फ्री होऊंगा, और ये प्री प्लान्ड चीज है। आप मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि भूख लगी खाना खाने जाना रेस्टोरेंट चलते हैं, ये 3 महीने पहले आपको उस चीज के लिए टाइम निकालना है कि यार 3 महीने बाद अब तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपकी इच्छा नहीं हुई, छुट्टियां नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है। तो वो बस एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि टू मतलब प्री सेल एनीथिंग टू एनीवन, कि भाई आपकी जरूरत के पहले मैं आपको प्रोडक्ट देना चाहता हूँ। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, और ये एक इमेजिनेशन में चीजें वो हो रही है। प्लस एक ये भी है ना कि आप तो एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको वो कितना कंज्यूम कर रहा है, या फिर वो क्या लेवल का एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहा है। ये भी क्योंकि हो सकता है कोई अंडर एक्सपेक्टेशन हो रहा तो फाइन है, और ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्डअप कर लिया तो फिर रात को फोन आएगा 3 बजे कि गाड़ी क्यों नहीं आई। सही बात है, या गाड़ी में मैट धुला नहीं था या सीट नहीं था। आप तो बोले थे इंडिया से बहुत साफ है, यहाँ तो मैंने एक बैगर देख लिया, वो तो है ही दुनिया में, मैं तो बोल ही रहा हूँ। ऐसा हुआ होगा लगता है आपको, तभी आप कह रहे हैं इसको। ऐसा है। ट्रैवल इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत है कहते हैं। बहुत, क्योंकि वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ हर कोई ट्रैवल एजेंट बन गया है। यहाँ पे वैसा कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है ना, कि अब जैसे बाहर के देशों में क्वालिफिकेशन आप बात करोगे आपको लगेगा कि नहीं ये ट्रैवल एडवाइजर है, खुद ट्रैवल करता है, ये खुद जानता है जगहों के बारे में, ये बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी। यहाँ पे ऐसा है कि कोई एक कंट्री घूम के भी बहुत ईजी बिजनेस है। मतलब मैं तो आपको 2 मिनट में बता दूंगा कि हाउ यू कैन बिकम अ ट्रैवल एडवाइजर। 2 दिन में सेटअप चालू हो सकता है, इतना इजी बिजनेस है। सर बता दीजिए। तो इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे आप एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये लगा दो, सेटअप रेडी कर दो, जगह मैटर नहीं करती। ठीक है, बैठ गए अपन, जीएसटी रजिस्टर हो गया, उद्यम ले लिए, एक सीए पकड़ लिए, एक अकाउंटेंट पकड़ लिए। मैंने तो अभी रिसेंटली एक मतलब ऐसा स्टार्ट किया, तो मेरे को है एक्सपीरियंस। उसके बाद सप्लायर्स पकड़ लिए, उसके लिए जो सेमिनार्स होते हैं उसके ये सब होते हैं, आप उसमें जाओ, अच्छे सप्लायर्स ढूंढो, उनके साथ टाई अप करो। अब वो आपका टाई अप कितना स्ट्रांग होता है ये कि वो सप्लायर्स भी नए आदमी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो अपन जैसे बहुत पुराने हैं, वी हैव 50 ईयर ओल्ड ब्रांड, मैं तो 3rd जनरेशन का आदमी हूँ ये इंडस्ट्री में, मेरे घर से। तो मेरे दादा बस चलाते थे और ये सब के, मेरे फादर ने टैक्सियाँ चलाई और फिर बिजनेस स्टार्ट किया और ये सब किया ना। तो अब जो नया आदमी है उसके पास वही एक सबसे बड़ी चैलेंज आएगी कि उसको सप्लायर्स अच्छे मिलना चाहिए, उसके पास रेट्स अच्छे आने चाहिए, उसके पास होटल सपोर्टिव रहना चाहिए, और ट्रांसफर्स उसके पास अच्छे अरेंजमेंट्स रहने चाहिए। बस वो चैलेंज है, बाकी उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम दे देना आप इनको, हेल्प जिसको भी चाहिए हो, ट्रैवल एजेंसी ओपन करनी है, यंग लोग है ये, मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में और लोग जुड़े ताकि अपन एक ब्यूटीफुल इंडस्ट्री बनाए इसको। किस टाइप का अगर हम, क्योंकि देखिए ट्रस्ट इश्यूज इंडिया में, बिजनेस ट्रस्ट इशू पे होता है। मतलब इंडिया में अगर कोई बिजनेस में ट्रस्ट डेफिसिट रहा तो वो उसका फिर चलना मुश्किल हो जाता है। ट्रैवल इंडस्ट्री में किस किस टाइप के, मैं अगर बोलूँ, स्कैम्स होते हैं, या फिर एक आई अंडरस्टैंड आप लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते, बट जो लोग करते हैं किसी के साथ, तो वो किस टाइप का यूजुअली कर देते हैं लोगों के साथ? स्कैम, स्कैम बोलो या फिर यूँ बोलो कि मतलब किसी की चीटिंग। हाँ, ये करते हैं लोग। मतलब कई लोग रहते हैं कि वो रेट्स में ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ओके, कि ये डील जो मैं आपको दे रहा हूँ ये अभी आप ले लो, वरना कल ये डील नहीं रहेगी, तो आप अर्जेंसी में बुक कर देते हो कि नहीं भाई जो मिल रहा है दे दे। ओके। तो वो सब चीज़ में थोड़ा इशू हो जाता है। बट इन जनरल ऐसे ज़्यादा स्कैम है नहीं, बहुत ओपन इंडस्ट्री है कि सब चीज़ें ओपन है। मैं आपको जो रेट दे रहा हूँ आप ऑनलाइन चेक कर लो, फिर कंपेयर कर लो कि भाई तू होटल का क्या रेट दे रहा है, होटल का चेक कर लो, कि आप खुद बोलोगे यार तो कम में तो यही दे पा रहे। ऐसा हो जाता है। एक ऐसा कुछ इंसिडेंट है जिससे आपको अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग कुछ सीखने मिला हो कि यार अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, या समथिंग दैट काइंड ऑफ अ लर्निंग? हाँ, ये तो लर्निंग तो मैं अभी भी करता हूँ, क्योंकि हर टूरिस्ट अलग है, हर टूरिस्ट के गोल्स अलग है ट्रैवल या फिर लेकिन कुछ ऐसा कि एक मेजर जो हमें याद रह जाता है ना, यार इस टाइप की गड़बड़ी अब नहीं होनी चाहिए। एक है ना, स्विट्जरलैंड में टूर होता है, लिंट करके एक चॉकलेट आती है। वहाँ में मेरे एक अंकल हैं, उन्हीं का पैकेज था, और उनको मैंने, वो शुगर पेशेंट है, उनको मैं चॉकलेट फैक्ट्री का टूर दे दिया था। ओके। अब वो बेचारे पूरी चॉकलेट फैक्ट्री घूमे, एक चॉकलेट नहीं खा पाए। तब मेरे को लगा कि अब मैं नेक्स्ट टाइम किसी को टूर दूं तो पहले उनसे ये पूछ लूं कि आपको शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपका चॉकलेट टूर एडेड है,
ओके। तो वो फिर वो उनका पूरा दिन वेस्ट हो गया ना। अब वो चॉकलेट खा तो नहीं सकते, वो बेचारे पैक ही करा सकते हैं, वो एंजॉय ही नहीं कर पाए वो जगह को, तो मेरा मतलब ही नहीं हुआ उनको देने का। तो मेरे को वो चीज़ का बड़ा बुरा लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा टॉर्चर कर दिया मैंने उनके साथ। कितना डिटेल तक जाना पड़ता है किसी को समझने के लिए। मैं बड़ा जाता हूँ, मेरे को ये रहता है कि जब इंसान मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, आई हैव टू गिव माय 100% टू इट। अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी बेनिफिट्स, पैसे जो प्रॉफिट्स बिजनेस करते हैं वो तो एक है, सबसे ज़्यादा खुशी क्या मिलती है इन दिस ट्रैवल बिजनेस? लोगों को लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस दे पाता हूँ मैं। मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं अभी तक, उनका सबका हनीमून पैकेजेस जो रहे हैं, वो लाइफ टाइम मेरे को भूल नहीं सकते। कि जब भी मेरा नाम उनके दिमाग में आएगा तो दे विल स्माइल की बिकॉज दे हैव सो गुड मेमोरीज विथ मी। या फैमिलीज, अब किसी के पापा थे, उनका लास्ट ट्रिप था वो, कि मतलब मैं और मेरे पापा लास्ट ट्रिप प्लान किए थे और उनका ट्रिप मैंने प्लान किया था। तो आज भी मिलते तो बोलते यार तू प्लान किया था, उसके बाद पापा चले गए, बट वो हमारा लाइफ टाइम का मेमोरी हो गया यार। एक फ़ोटो है मेरा पापा और मैं खड़े नॉर्वे में ऑस्लो में घूम रहे हैं, और वो वीडियो है और वो आज भी देखता हूँ मैं तो मज़ा आ जाता है भाई, मज़ा आ गया था। तो वो वैसी मेमोरी देना, मतलब एक अलग सेटिस्फाइड होकर मैं सोता हूँ कि हाँ यार आई हैव डन माय जॉब। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको बस अच्छे से करो, वैसा है। वाह। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? चैलेंज भी यही है कि उनके मेमोरीज अच्छी होनी चाहिए। मेमोरीज दो टाइप की होती है, या तो अच्छी या बुरी। ये अच्छी के लिए ट्राई करना है कि बुरी ना हो जाए, कुछ उनके साथ गलत ना हो जाए, उसके लिए पूरे टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। और मेरा तो कॉलिंग मैं खुद देता हूँ, मैं खुद कनेक्टेड रहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा क्लाइंट एक साथ हैंडल भी नहीं कर पाता कि भाई कम आए, लेकिन जो आए उनका मैं हैंडल कर पाऊँ। तो वो कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है, रात को 3 बजे भी कॉल कर रहे हैं, तो आई शुड बी अवेलेबल। इसीलिए मैं कुछ ऐसा कहीं रहता नहीं हूँ, मैं अवेलेबल ही रहता हूँ पूरे 24 आवर। कभी भी फोन आए तो आई विल पिक अप, आई विल हैंडल इट, कि कहाँ हो, कैसे हो, क्या है, सब ठीक है ना। एंड एज यू हैव सेड कि ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम लैपटॉप। और ये फिर भी एक लाइक कम से कम कितने एक्सपेंस में एक डिसेंट जो एक सीरियस है अपने इस इंडस्ट्री के लिए, वो कितने में स्टार्ट कर सकता है? अब डिपेंड करता है उनकी स्मार्टनेस पे, और फिर वो क्या लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें। हर किसी का अपना रहता है, क्योंकि कई लोग का रहता है कि नहीं, उनका तो मार्केटिंग ही एक्सपेंड कर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ही उनका उतना रहता है कि 20 लाख लगा दूंगा, 25 लाख लगा दूंगा। और कई वैसे रहते हैं कि हमको मार्केटिंग नहीं करनी, हमको प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। तो प्रोडक्ट के लिए वो फिर अच्छे लोगों को ढूंढते हैं कि नहीं यार इनको इनके साथ काम करना है। तो वैसे केस में देखोगे तो मिनिमम से मिनिमम आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख एनीवन कैन स्टार्ट अ बिजनेस। 2 ट्रैवल एजेंट है, एजेंट ए, एजेंट बी, उसके पास एक कस्टमर जाता है। हाँ, कंसीडरिंग कि प्राइस सब सेम है, हाँ, अगर वो किसी को एजेंट ए को ना फाइनल करके बी को करता है, तो क्यों किया होगा उसने बी को फाइनल? क्योंकि बी ने एक्सप्लेन बड़ा अच्छा किया होगा। बी फॉर भार्गव होगा। यस, बी फॉर भार्गव होगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छी स्टोरी समझाए और इतने चीज़ें अच्छे वो किए। अच्छा, लास्ट मिनट कैंसलेशन वगैरह भी होता है क्या? हाँ, बहुत रहते हैं। किसी का कोई सडन फैमिली कोई कॉन्सिक्वेंसेज आ गए, तो उनका पूरा ट्रिप कैंसिल। उस टाइम पे उनको बड़ा याद आता है कि जो ये सेल्फ बुक किए हुए रहते हैं और ट्रैवल एजेंट बुक किया रहता है, कि ट्रैवल एजेंट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आप ऑनलाइन पोर्टल में तो उसके ओनर से बात नहीं कर रहे हो, वो तो कोई एजेंट ही बात कर रहा है आपसे। बट यहाँ तो मैं ही हूँ डायरेक्ट जो टेक केयर कर रहा हूँ चीज़ों का। तो उनके लिए वो ट्रस्ट इशू नहीं रहता है कि भाई कैंसिल करना है तो आई कैन हैंडल, एटलीस्ट 50% तो रिटर्न आ रहा है। रिफंडेबल हो नॉन रिफंडेबल भी हो तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्लाइट को कि यार किसी के यहाँ कुछ खतरनाक ही चीज़ हो गई है तो वी कैन पुट अ सर्टिफिकेट कि भाई इनकी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ट्रैवल कर ही नहीं सकते, तो इनको रिफंड दे दो आप। तो उस चीज़ में जैसे लगभग का लगे, नॉन रिफंडेबल बुकिंग में भी मैंने रिफंड लिया है ऐसे, सर्टिफिकेट्स लगा के। भाई जेन्युइन केस है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप दे दो। और कुछ नहीं तो अगर आप नहीं दे सकते तो हमारी डेट्स आगे की दे दो, बट इनकी हेल्प करो। और वो और उनको सुननी भी इसलिए पड़ती है क्योंकि अपना बुकिंग भी देते हैं। तो उनको ये रहता है कि भाई एक कहीं रूट गया, हाँ, तो फिर वो ऐसा दिक्कत है। दिस आर द एडवांटेज है ना गोइंग थ्रू दिस, वो है कूल है। जो आजकल के जो नए ट्रैवलर हैं, अगर हम बात करें इंडिया, जो नए लड़के हैं कम बजट पे एडवेंचर ट्रिप जाना है, सो टॉप 3 प्लेसेस फॉर देम। उनके लिए उनको जाना चाहिए शिमला। ओके, और शिमला जाना चाहिए, बड़ा अच्छा है। और कुर्ग जाना चाहिए। ओके, कुर्ग बहुत अच्छा है, टुवर्ड्स साउथ। यस, है ना। और साउथ में 1-2 डेस्टिनेशन बहुत अच्छी लगी थी मेरे को बीच में, वो भी जा सकते हैं। शिलोंग बहुत अच्छा है सोलो ट्रैवल के लिए, शिलोंग बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के लोग, मतलब लोग भी बड़े अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए बड़े अच्छे लोग हैं वो, स्वीट हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। एंड टॉप डेस्टिनेशन इन इंडिया फॉर हनीमूनर्स?
हनीमूनर्स के लिए सबसे टॉप की डेस्टिनेशन देखो, हनीमून दे चूज माउंटेन और रिवर्स हो, अच्छी माउंटेन्स हो, सीनिक ब्यूटी हो, उसके लिए कश्मीर इज गुड, हिमाचल इज गुड, मनाली शिमला बहुत सेल होता है। उसके बाद 7 सिस्टर्स वो भी एक टूर होता है। और अगर उनको एक मतलब कई ऐसे कपल रहते हैं दे एंजॉय वाइल्ड लाइफ, तो वो जाते हैं फिर गुजरात गिर फॉरेस्ट, तो वहाँ का अच्छा स्टे लेते हैं, 7 नाइट 8 नाइट रुक के आते हैं। और अगर स्टेट वाइज भी जाना है, जैसे सेंट्रल इंडिया बेस्ड है कपल और उनको हनीमून पे जाना है, तो कान्हा केसली भी ऑप्शन है। जैसे कोविड का टाइम था तो लोग कहीं इधर बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो मेजॉरिटी ऑफ कपल्स वर गोइंग टू कान्हा केसली, बारनौपारा, इधर उधर। कोविड में कैसा रहा था आप लोग का, लाइक कोविड में हाउ यू पास दैट फेज? एक दिन में 200 कॉल हैंडल करता था मैं। ज्यादा था? हाँ, 200 कॉल आते थे मेरे पास। कोई अजमान में फंसा है, कोई दुबई में फंसा है, कोई थाईलैंड में फंसा है, कोई वियतनाम में फंसा है। कब होगा ठीक, कैसे होगा ठीक, फ्लाइट नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, बोल रहे हैं बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत टेंशन, वो बहुत पैनिक सिचुएशन था। एंड बिजनेस वाइज कैसा रहा उस समय? बिजनेस वाइज तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि जो रिफंड पॉलिसी थी वो अपन ने हेल्प आउट कर ली थी, कि जो एयरलाइंस बुक भी हुई थी, फ्लाइट्स बुक हुई थी, वो सब रिफंडेबल कर दिए थे। उस समय आप होपफुल थे कि चीज़ें उससे और डबल बेहतर हो जाएगी? क्योंकि अब तो देखो टूरिज्म और डबल हो गई आई थिंक कोविड के बाद। जो फ्लाइट की टिकट रायपुर बॉम्बे से 4,500-5 हज़ार में मिलती थी, वो कोविड के बाद 8-9 हज़ार की हो गई, जस्ट डबल। तो वो एक्सपेक्टेड तो था ही। अच्छा, लोग, क्योंकि एक टाइम तक ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर ही उठना है। और अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया पूरा। कोविड आया उसके बाद से लोग जो रिलैक्स हुए हैं कि भाई कभी भी डेथ हो सकती है, अब तो हम घर में बैठे हैं तो घूमना है। इज इट द रीजन? इसके वजह से हर टूरिस्ट प्लेस अब बहुत ओवर क्राउडेड होने लगा है। बहुत ओवर क्राउड हो गया, यही रीजन है ना, कि लोगों का माइंडसेट बदल गया है। यूरोप में बहुत सारी कंट्री अब कैपिंग्स कर रही है टुवर्ड्स द टूरिस्ट, ओवर टूरिज्म के लिए। ओवर टूरिज्म का फेनोमेनन आने लगा। केदारनाथ वगैरह में पूरी लाइन लग जाती है। ऐसा अचानक कैसे होने लगा ये ओवर टूरिज्म? ये वही लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया कोविड में। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सही बात है। तो उस चीज में फिर जो अब ये इंडस्ट्री में बोल रहा हूँ ना, इसमें जगह इतनी ज्यादा है, ये यंगस्टर्स हैं जिनको भी कनेक्ट करना है, कनेक्ट करो मेरे से, मैं हेल्प आउट करूंगा। इसमें वेलकम है, कभी भी ज्वाइन करो। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और अपन केटर कर सकते हैं, तो वो है ही। भार्गव भाई, बहुत सारी चीजें बातें करनी भी है और बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस किया भी, और सीरियसली एक नया एक्सपीरियंस आया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मैं 2-3 और एपिसोड करूंगा, एंड उसमें हम बात करेंगे लाइक कंट्री या थीम स्पेसिफिक। आज तो हमारी पहली टॉक थी, सो वी हैव टॉक ओवरऑल अबाउट द टूरिज्म फैक्टर्स। कुछ जगह को हमने कवर किया एंड इट गेव मी एन ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग। बहुत नई चीजें भी पता चला है। हमारे जो ऑडियंस है, जो सुन रहे हैं, उनको भी काफी नई चीजें पता चला होगा। सो फॉर टुडे दिस इज वेयर वी एंड द टॉक टुडे, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। एंड हम लोग और मिलेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, बशर्ते हमारी जो ऑडियंस है, जो देख रही है, वो कमेंट करे कि और किस बारे में आपको बात करनी है, और किस कंट्री के बारे में बेहतर जानना है, या फिर ट्रैवल प्लान्स को लेकर और उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है। वो अगर कमेंट्स पर आएगा तो हम एक बार और बैठेंगे और डिस्कस करेंगे और लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। मजा लगा ही नहीं। मैं स्टार्टिंग में इतना नर्वस था कि इतने कैमरे, लाइट्स, ये वो, बट आप इंटरव्यू इतना प्यारा लेते हो, ऐसा लगता है कि अपन दोनों ऐसी कैजुअली बैठे हैं कोई कैफे में, कॉफी पीते पीते बात हो रही है। अगर आप भार्गव जी के बात से सहमत हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करो यार, लाइक करो। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज वेरी गुड। यस, माय गोल सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट तो ठीक है, जो यूट्यूब पे हम जो करते हैं, गोल ये है कि लोगों को रियल वैल्यू मिले, कुछ टॉक से उनको कुछ हेल्प आउट हो, और हम सबका हेल्प आउट हो इस चीज़ों पे, सबको फायदे मिले। 1 घंटा 1.5 घंटा जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है। So in that note, thank you very much for coming over here, and in the hope that we will meet once more नहीं, बार so आप बस ये कमेंट करें ना तो अच्छा, कुछ तो मेरे को भी मजा है बताने में। तो अभी और 4-5 कंट्री का बच गया। हम लोग और सुनेंगे। अगली बार हम बात करेंगे तो कंट्री स्पेसिफिक ही बात करेंगे, and we will keep the topic stuck to that thing also. Done. If you want to if you want to listen to those videos, if you want to watch the videos on those things, और किस कंट्री के बारे में बताना है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच भार्गव जी। थैंक यू।